एमसीक्यू में आएगा, ये एमसीक्यू में आ सकता है, ये एमसीक्यू में आ सकता है। ध्यान रखना कि मैंने जब खरीदा था ना गुड्स, तो मैंने ना 200 रुपया पे किया था, तो मैं वो 200 अपना क्रेडिट ले रहा हूँ, फिर से ले रहा हूँ। 14% इज नॉट द आंसर। वो रेट है, रेट ऑफ सीजीएसटी, रेट ऑफ एसजीएसटी नहीं पूछा है कि अगर मैंने इस कंपनी में 100 रुपए डाले तो मुझे कितना रिटर्न होने वाला है, वो कंपनी कितना मुझे कमा के देगा। मसाला डोसा 2 लिया है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार। एज यू ऑल नो कि मैं इस चैनल में पढ़ाती हूँ क्लास 10th को अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। तो मुझे आज बहुत ही घाई है क्योंकि मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है बहुत ही कम समय में, और मुझे पूरा कोशिश करूंगी कि पूरा अच्छे से पढ़ाऊं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं बीच बीच में आपसे बातें करूंगी। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का जो वेटेज है वो है 8 मार्क्स। इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव्स बहुत ज्यादा आते हैं, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। और एक बात, अगर आपको ऐसे ही कम समय में अगर ये सारे चैप्टर्स भी कंप्लीट करने हैं तो मैंने सर्कल, मेंसुरेशन और ट्रीगो के भी ये वीडियोस बनाए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं, हॉट्स एक्सप्रेस भी हमने लाए थे, बहुत अच्छे है ये सीरीज के वीडियोस देखना, बोर्ड एग्जाम में पक्का यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग 4.1 से। 4.1 इज ऑल अबाउट, 4 प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं। 4.1 इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। जीएसटी का इंट्रोडक्शन है इसमें। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले व्हाट इज जीएसटी? जीएसटी क्या है? तो जीएसटी एक गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। गुड्स मतलब क्या होता है बेटा? गुड्स मतलब होता है सामान। अभी सामान बहुत कुछ होते हैं, जैसे कि फ्रिज हो गया, एसी हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया। सामान में कपड़े भी आते हैं, कपड़े, यूटेंसिल हो गया, गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, बहुत कुछ आता है। तो सामान यानी कि गुड्स, और सर्विसेज मतलब बहुत सारे सर्विसेज है जो जीएसटी के अंडर आते हैं, जैसे कि कुरियर सर्विस हो गया। उसके बाद अगर हम लोग जा रहे हैं, मान लो रेस्टोरेंट में जा रहे हैं खाना खाने के लिए, तो वो भी कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब सर्विसेज है जो जीएसटी के अंडर आते हैं। और हमारे चैप्टर में हमारे इस चैप्टर में 4.4 प्रैक्टिस सेट में एक सर्विस है, दैट इज ब्रोकर। जो ब्रोकर सर्विस प्रोवाइड करता है, पता ही होगा आपको, दैट इज हमारा वो जो शेयर्स ब्रोकर होते हैं, वो अपने कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि कौन सा शेयर खरीदना चाहिए, कब बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए। तो वो भी जो सर्विस है वो जीएसटी के अंडर आती है। तो बेसिकली गुड्स एंड सर्विस क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है? ये जीएसटी क्या है? ये सामान पे और सर्विसेज पे लिया जाने वाला टैक्स है, दैट्स इट, ठीक है। ओके। और ये जो हमारे इंडिया में कब से ये आया था, दैट इज 1 जुलाई 2017 से ये इंडिया में इम्पोज हुआ था। और जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी कि कस्टमर जो है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को जीएसटी नहीं देता है। वो पहले क्या करेगा, मतलब वो दुकान वाले को जीएसटी देता है, और दुकान वाला जो है वो क्या करता है, जो हमने जो टैक्स पे किया है वो गवर्नमेंट का हक है ना, गवर्नमेंट को जाएगा ना। तो वो कौन कैसे जाता है? तो हम क्या करते, कस्टमर दुकान वाले को जीएसटी देते हैं, और दुकान वाला फिर आगे जाके गवर्नमेंट को जीएसटी वो देता है, ठीक है। जो हमने जो टैक्स दिया वो गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम किसका है? ये जो रिटेलर होते हैं, मैन्युफैक्चरर होते हैं, होलसेलर होते हैं ना, उनका काम है, ठीक है। तो एक जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि कस्टमर डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे रहा है, वो किसी के थ्रू क्या करता है, टैक्स मतलब कि लिया जाता है। गवर्नमेंट तक टैक्स किसी के थ्रू पहुंचाया जाता है ना, इसलिए इट इज अ इनडायरेक्ट टैक्स। ये सब एमसीक्यू में आ सकता है। और यहाँ पे कुछ ये चीज है, ध्यान देना सब लोग, सबको पता ही है कि पहले प्रैक्टिस सेट में क्या है। तो फुल फॉर्म है इसका गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये इंडिया में 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। और इसमें एक बहुत बढ़िया रोल है जीएसटीआईएन, जिसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये जो नंबर है वो दुकान वालों के पास होता है, ठीक है। और ये जो नंबर है इसमें 15 अल्फा न्यूमेरिकल होते हैं। ओके, इसमें कितने कितने अल्फा न्यूमेरिकल होते हैं? इसमें 15 अल्फा न्यूमेरिकल होते हैं, मतलब इसमें अल्फाबेट्स भी है और नंबर्स भी है। जैसे कि आप देख सकते हो कि पहले जो 2 होते हैं ये स्टेट कोड होता है। 27 इज द स्टेट कोड ऑफ महाराष्ट्र, जिससे ये पता चल रहा है कि ये महाराष्ट्र का जीएसटीआईएन है, ठीक है। ओके, तो ये स्टेट कोड होता है। उसके बाद नेक्स्ट 10 जो होते हैं वो हमारे पैन कार्ड नंबर होते हैं। 1 मतलब 1 रजिस्ट्रेशन, और जेड जो है वो डिफॉल्ट सबका सेम ही होता है। और ये 5 जो होता है वो लास्ट में, इसको बोलते हैं चेक कोड, ठीक है, ऐसा कुछ इसको बोला जाता है। तो बेसिकली जो जीएसटीआईएन है वो 15 अल्फा न्यूमेरिकल से बनता है। ये एमसीक्यू में आएगा, ये एमसीक्यू में आ सकता है, ये एमसीक्यू में आ सकता है, ध्यान रखना। और जो टैक्स इनवॉइस होता है, मतलब जो हमारे बिल होते हैं, गुड्स के बिल अलग होते हैं, सर्विस के बिल अलग होते हैं। जैसे कि बिल तो मतलब कि लाइक बिल तो सेम ही दिखता है, टैक्स इनवॉइस मतलब बिल। जीएसटी बिल को हम लोग टैक्स इनवॉइस बोलते हैं। इनवॉइस का मतलब होता है बिल 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 बिल। ओके, तो जो हमारे सारे गुड्स है ना, पहले तो देखो एक बात बता देती हूँ, ये वाला पॉइंट पहले पढ़ लो। क्या बोला है कि जो हमारे
गुड्स एंड सर्विस है ना, वो अलग अलग मतलब उनको अलग अलग रेट दिया गया है। क्या दिया है देखो, रेट ऑफ जीएसटी आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये वाला पूरा हमारी बुक में ये पूरा चार्ट है। ओके, जैसे कि गुड्स एंड सर्विसेज, जो जीरो रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज, जिसके ऊपर जीरो रेट है, कुछ भी टैक्स नहीं लगता है, जैसे इसेंशियल कमोडिटीज, रोज के खाने पीने का जो सामान होता है उस पर कुछ टैक्स नहीं लगता है। वैसे ये देख लो, यूज ऑफ रोड एंड ब्रिज, उस पर भी कुछ टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, फिर 5% वाले ये रहे, 12% जिसपे टैक्स लगता है वो गुड्स एंड सर्विसेज इधर है, 18% वाले गुड्स एंड सर्विसेज इधर है, और जो हाईली रेटेड है, मतलब जो बहुत ज्यादा जिसपे टैक्स लगता है 28%, वो गुड्स एंड सर्विसेज ये वाले हैं। ठीक है, एसी वॉशिंग मशीन पे 28% जीएसटी लगता है। अभी क्या होता है ना कि जो सारे गुड्स है ना उनको एक यूनिक कोड दिया गया है, एंड दैट इज नोन एज एचएसएन कोड। इसका फुल फॉर्म है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। और जो सारे सर्विसेज है ना उनको भी एक यूनिक यूनिक कोड दिया गया है। ओके, जैसे सारे गुड्स है उनको यूनिक कोड दिया, इसका मतलब क्या, जैसे जो लैपटॉप है तो उसको एक कोड दिया गया है। ठीक है, अब वो कोड आपको लर्न नहीं करना है, वो कोड क्या होता है, क्यों होता है, वो अभी आप जब बड़े हो जाओगे तब आराम से पता चल जाएगा। तो लैपटॉप है उसको एक यूनिक कोड दिया गया है, उसके बाद चॉकलेट हो गए तो उसको एक कोड दिया गया है, वाटर बॉटल हो गया तो उसको एक यूनिक कोड दिया गया है। वैसे जो सारे सर्विसेज है उनको एक यूनिक कोड दिया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेक, यानी कि सर्विस काउंटिंग कोड। तो अगर आप जब भी टैक्स इनवॉइस देखोगे ना तो वहां पे आपको ये पूरा नजर आएगा। जैसे ये जो बिल है वो गुड्स का बिल है, कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे एचएसएन है, यानी कि हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो ऐसे होता है। और कभी भी बिल पे आप नोटिस करना सीजीएसटी और एसजीएसटी होता है। अब ये सीजीएसटी एसजीएसटी क्या होता है, रुको बताती हूँ, वो अभी आगे आने वाला है, तो को पता चल गया होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, दिस रेट्स आर फिक्स एंड प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट। हाँ, बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि ये रेट किसने दिया, कैसे दिया, तो ये गवर्नमेंट ने ऑलरेडी पहले से डिसाइड किया हुआ था कि इसके ऊपर इतना परसेंट लगेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। उसके बाद हमारे जीएसटी के दो कंपोनेंट है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। आपको ये पता ही होगा, सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंड जो हमारा एसजीएसटी है दैट इज स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो जीएसटी जो होते हैं उसके दो कंपोनेंट है, सीजीएसटी जो है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है ये पैसा, और एसजीएसटी जो है वो जाता है स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, अभी ये इसका मतलब मैं आपको अच्छे से धीरे धीरे समझाऊंगी। अब आ जाते हैं आगे आगे आगे। ओके, और कभी भी टैक्स इनवॉइस में देखना सीजीएसटी एसजीएसटी मेंशन होगा। ठीक है, ये हमारे फॉर्मूला लिस्ट है 4.1 की। अब आ जाते हैं, हम लोग थोड़ा क्वेश्चन करते हैं उसके और एक बात, अगर आपको अलजेब्रा के पूरे फॉर्मूलाज वन वीडियो में चाहिए, अगर आपको फॉर्मूलाज को रिकैप करना है, रिवीजन करना है, एक बोर्ड एग्जाम के पहले एक फटाक से रिकैप चाहिए, तो ये वीडियो जरूर देखना। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। देखो, हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, पहले एक मस्त पे के हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ये क्वेश्चन करते हैं। अब मैं तुम लोग को है ना एक अच्छा क्वेश्चन समझाती हूँ। देखो, अभी सपोज करो कि मैं एक परफ्यूम ले रही हूँ, मैं एग्जांपल से समझाती हूँ, ज्यादा किचकिच नहीं करूंगी मैं। ठीक है, मैं एक परफ्यूम ले रही हूँ, एक ही परफ्यूम ले रही हूँ। तो अभी सुनो, ध्यान से सुनना। वो जो परफ्यूम है ना उसकी प्राइस है 200 रुपए। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू मतलब वो वैल्यू जिसपे टैक्स लिया जाएगा, भी लिया गया नहीं है। ठीक है, तो ये टैक्सेबल वैल्यू हो गया। और जो परफ्यूम है ना उसके ऊपर जो रेट ऑफ जीएसटी जो है ना वो 18% है। तो परफ्यूम पे 18% जीएसटी लिया जाता है, इसको बोलते हैं रेट। रेट हमेशा रुपीज में होगा, तो दिस इज नोन एज रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी। ओके, तो अभी मुझे देखना है कि अगर मैं ये परफ्यूम खरीदने दुकान में जा रही हूँ तो मुझे वो परफ्यूम कितने में मिलेगा। ओके, तो अभी मैं निकालूंगी क्या, तो देखो, अभी मैं निकालूंगी पहले तो अमाउंट ऑफ जीएसटी, मतलब मुझे टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ जीएसटी। अमाउंट रुपीज में होता है, रेट परसेंटेज में होता है। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी का वैसे तो फॉर्मूला है रेट ऑफ जीएसटी, मतलब 18% मुझे लगेगा, 18% लगेगा। 18% किसका, 18% ऑफ 200, यानी कि टैक्सेबल वैल्यू का। ठीक है, तो इस 200 का 18% कितना होता है, वो मेरा टैक्स बन जाएगा। तो दैट इज 18% ऑफ 200। विजुअलाइज करो, तो ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ। अभी आप अगर इसको सॉल्व करेंगे, 2 8 16 और ये 36, यानी कि 36 रुपीज क्या आया, ये टैक्स आया, मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो मैं ये परफ्यूम जब खरीदने जाऊंगी तो 200 रुपए में मुझे नहीं मिलेगा वो परफ्यूम, मुझे कितने में मिलेगा, वो 200 रुपया तो उसका एक्चुअल प्राइस है, और ये 36 रुपीज टैक्स, यानी कि अभी इसको बोलते हैं टोटल वैल्यू विथ जीएसटी के साथ। तो टोटल वैल्यू मतलब दैट वैल्यू जो जीएसटी के साथ है, यानी कि इसको हम लोग ऐसे भी बोलते हैं कि प्राइस फॉर कस्टमर, कस्टमर को वो परफ्यूम कितने में पड़ेगा। तो टोटल वैल्यू का फॉर्मूला होता है दैट इज जो टैक्सेबल वैल्यू है प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी, यानी कि 36, यानी कि 236 रुपीज मुझे पे करना पड़ेगा उस परफ्यूम का। ठीक है, अब ये देखो, ये जो 36 रुपीज है ये
अमाउंट ऑफ जीएसटी है। जीएसटी के दो कंपोनेंट है, ठीक है, दो कंपोनेंट कौन है, एक है सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो इसका आधा आधा टुकड़ा हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, दो गवर्नमेंट होते हैं जिसको देश चलाना रहता है बराबर। तो ये 36 रुपीज जो टैक्स है वो कौन लेगा, कौन सी गवर्नमेंट लेगी, तो वो आधा आधा गवर्नमेंट रखेगा, कौन, स्टेट और सेंट्रल, ठीक है। तो इसमें हो गया बी एसजीएसटी और सीजीएसटी अमाउंट। तो अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज अमाउंट ऑफ एसजीएसटी, तो इसका हाफ करोगे तो 18 रुपीज और इसका हाफ करोगे तो 18 रुपीज। तो ये 18 रुपीज स्टेट गवर्नमेंट ले लेगा और ये वाला जो 18 रुपीज है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगा, ठीक है। और इनको बोला जाता है, इसको बोला जाता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको बोला जाता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। अमाउंट ऑफ एसजीएसटी, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, अमाउंट रुपीज में होता है। और वैसे ही जो रेट ऑफ जीएसटी, इसके भी आधे आधे टुकड़े कर सकते हो, रेट परसेंटेज में होगा। तो अगर इसका आधा आधा करोगे तो मतलब 9%, तो 9%, तो 9% हो गया रेट ऑफ सीजीएसटी एंड रेट ऑफ एसजीएसटी, ठीक है। क्लियर हो गया। टोटल वैल्यू मतलब जीएसटी के साथ, टैक्सेबल वैल्यू मतलब वो वैल्यू जिसपे टैक्स लिया जाएगा, ओके, लिया जाएगा, अभी तक लिया नहीं है, जाएगा, लिया जाएगा इसके ऊपर टैक्स, ओके डन। ऐसी पूरी कहानी ये चलती है। चलो आ जाते हैं, ओके। द टैक्स लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स लेता है, ओके, फॉर ट्रेडिंग विद इन स्टेट मतलब स्टेट के अंदर अंदर, और यहाँ पे स्टेट भी आया सेंट्रल भी आया, तो कंफ्यूज नहीं होने का। क्या बोला है, द टैक्स लेविड मतलब अगर लेना, जो टैक्स लेता है सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन स्टेट के अंदर अंदर, अगर ट्रेडिंग हो रही है, ट्रेडिंग मतलब लेन देन हो रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स लेता है उसको क्या बोलते हैं, सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जो जीएसटी आईएन है वो कितने अल्फा न्यूमेरिकल से बनता है, जल्दी से कमेंट में करो। वेरी गुड, 15। अभी थोड़े और एमसीक्यू हम लोग अपने टेक्स्ट बुक से भी देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। चलो टेक्स्ट बुक से भी थोड़े देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा क्या करती हूँ, मैं इसको रफ कर देती हूँ, क्योंकि आपको मैं सच बताती हूँ, मैंने ये वीडियो थोड़ा बना दिया था बट मैं थोड़ी सेटिस्फाई नहीं थी, इसलिए मैंने उसको फिर से सोचा कि मैं फिर से बनाऊंगी, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, कम ऑन, वी कैन डू इट, ओके लेट्स स्टार्ट। थोड़े से प्रॉब्लम सेट से भी एमसीक्यू कर लेते हैं। द रेट ऑफ जीएसटी ऑन इसेंशियल कमोडिटीज मतलब जो रोज का खाने पीने का होता है उसके ऊपर कितना रेट लगेगा, अरे 0% लगेगा। रोज के खाने पीने पे थोड़ी ना टैक्स लेगा गवर्नमेंट, है ना। द टैक्स लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट वो हो गया। चलो कब आया था जीएसटी का सिस्टम, हाँ गलत हो गया, 1 जुलाई में आया था, 1 जुलाई 2017, डी ऑप्शन है। The rate of GST on the stainless steel utensil is 18%. मतलब रेट ऑफ जीएसटी अगर 18% है, then what is the rate of state goods and service tax? देखो SGST होता है इसको, state goods and service tax, इसका हाफ होगा, 18 का हाफ कितना हो गया, 9 हो गया, वेरी गुड। इन द फॉर्मेट ऑफ GST IN there are 15 अल्फा न्यूमेरिकल, ये तो पता है अभी, है ना, ओके। अभी ये वाला जो है वो 4.2 का है, तो छोड़ो इसको, अब आ जाते हैं, आगे करते हैं। चलो कॉमन मेडिकल सप्लाईज मेडिसिन, ऑन सम मेडिसिन द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। What is the rate of CGST and SGST? पहली बात तो दोनों इक्वल होते हैं और दोनों इसके हाफ हो गए, यानी कि 6%, और ये भी 6% होगा। On a certain article the rate of CGST is 9%. What is the rate of SGST? वो भी 9% होगा, एंड जो रेट ऑफ जीएसटी है वो इसका डबल होगा, तो डबल ऑफ 9% यानी कि 18% हो गया, ओके। ऑन अ सर्टेन आर्टिकल रेट ऑफ सीजीएसटी इज 9%, देन व्हाट इज द रेट ऑफ एसजीएसटी, ये तुम बता दो मुझे कमेंट में। चलो आ जाओ। रिटेलर मतलब दुकान वाला, सोल्ड 2 टीन्स ऑफ लक्ष्य पेंट मतलब 2 डब्बे है लक्ष्य पेंट के, वो उसने बेचे, ठीक है। द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टीन मतलब एक डब्बे का जो प्राइस है वो दिया है, दैट इज 2800, एक डब्बे का प्राइस। एंड रेट ऑफ जीएसटी जो है, अभी तुम लोग नाम से ही देख सकते हो कि ये लग्जरी वाला पेंट लग रहा है, ठीक है, थोड़ा महंगा पेंट है, तो इसके ऊपर रेट है 28%। तो देन फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज इन द टैक्स इनवॉइस मतलब बिल, और मैंने तुमको बोला था बिल के ऊपर सीजीएसटी एसजीएसटी अमाउंट लिखा हुआ होता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट अपना हिसाब अलग रखना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि उनमें अनबन हो, ठीक है, याद रखना, ओके। तो हमको अमाउंट बताना है, अमाउंट मतलब रुपीज में होता है ये, आप अमाउंट ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी बताना है, तो रेट मत बता देना, 18 मत कर देना, 18 सॉरी इसका आप क्या होता है 14% इज नॉट द आंसर, वो रेट है, रेट ऑफ सीजीएसटी, रेट ऑफ एसजीएसटी नहीं पूछा है। तो कैसे निकालोगे, तो पहले अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालो, उसका आधा कर दो, मिल जाएगा। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी का फॉर्मूला क्या है, चलो तुम लोगों को पूरा फॉर्मूला लिस्ट है यार, अभी तो अमाउंट ऑफ जीएसटी कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है रेट ऑफ जीएसटी मतलब 28%, 28% लगेगा किसके ऊपर,
2800 के ऊपर नहीं लगेगा। रुको, 2 डब्बे है, एक डब्बे का प्राइस दिया है, पहले 2 डब्बे का प्राइस तो निकालो। तो पहले हम लोग निकालेंगे टैक्सेबल वैल्यू। ये तो टैक्सेबल वैल्यू है एक डब्बे का ना, बट यहाँ पे बेचे कितने गए हैं, 2 डब्बे बेचे गए हैं। तो हम लोग लिखेंगे टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 2 टीन्स ऑफ लक्ष्य पेंट। पहली बात तो ध्यान देना प्लीज, मेरे प्रेजेंटेशन में अब मत जाना, मैं फटाफट पढ़ा रही हूँ इसलिए। तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 2 टीन्स पहले निकालो। तो 2 इंटू 2800, तो यहाँ पे 2 जीरो पहले पीछे से लिख दो। 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 और ये 5, तो 5600 रुपीज। ठीक है, अभी हम लोग निकालेंगे अमाउंट ऑफ जीएसटी क्या हो जाएगा, दैट इज 28% लगता है। ओके, 28% ऑफ किसका, इसका। ठीक है, 5600 का। तो ये 2 जीरो, ये 2 जीरो गया। अब तुम लोग 28 इंटू 56 करो, जो आंसर आएगा ये हो गया हमारा अमाउंट ऑफ जीएसटी। अब इसका आधा कर दो, हाफ कर दो, तो वही हो जाएगा अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। समझ रहे हो, भावना को समझो ना। तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग को कैलकुलेशन करने में क्या आ रहा है, क्योंकि अभी क्या होता है ना, तुम लोग को सब कुछ चाहिए 90 मिनट्स में। 90 मिनट्स में आपको पूरा चैप्टर चाहिए, पॉसिबल होगा क्या टीचर से? तो 1568 आ गया। ठीक है, अभी अमाउंट ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालना है, तो जल्दी से फटाफट निकालो, कम ऑन गाइस। तो अमाउंट ऑफ सीजीएसटी will be half of amount of CGST will be half of amount of GST, that is 1568. तो 2 1s are 2, 7s are 14, 2 8s are 16, 2 4s are 8, तो 784 रुपीज आ गया अमाउंट ऑफ सीजीएसटी। एंड सेम गोज फॉर अमाउंट ऑफ एसजीएसटी, वो भी होगा सेम। ओके, क्लियर हुआ? आप लिखना अच्छे से प्रेजेंट करो। द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द wrist वॉच बेल्ट, मतलब एक वॉच है उसके बेल्ट का टैक्सेबल वैल्यू दिया हुआ है। टैक्सेबल वैल्यू मतलब वो वैल्यू जिसपे टैक्स लिया जाएगा। ठीक है, अभी लिया जाएगा टैक्स, तो टैक्सेबल वैल्यू दिया है 586। तो और रेट जो लगता है बेल्ट के ऊपर, रेट ऑफ जीएसटी जो है वो कितना है बेटा, 18%। व्हाट इज द प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर? कस्टमर को वो बेल्ट कितने में मिलेगा? तो टैक्सेबल वैल्यू, उसका जो टैक्सेबल वैल्यू है प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी लगेगा। ठीक है, तो देखो प्राइस फॉर कस्टमर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला ऐसा होता है, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी का जो अमाउंट लगा वो अमाउंट ऑफ जीएसटी। ठीक है, तो टैक्सेबल वैल्यू है, अभी अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालो जो पीछे अभी हमने निकाला था। तो यहाँ पे तो एक ही बेल्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ जीएसटी इंटू टैक्सेबल वैल्यू, मतलब 18% लगेगा, 18% टैक्स लगेगा। 18% ऑफ किसका टैक्स, किसके ऊपर टैक्स लगेगा? 18% ऑफ दिस 586। ठीक है, अब इधर है ना, क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय 100 कर देना। ठीक है, तो फिर यहाँ पे देखो 586 इंटू 18 करो, तो 6 8 जा 48, 8 8 जा 64, 65, 66, 67, 68, फिर 8 5 जा 40 और ये हो गया 46। ठीक है, 0, फिर यहाँ पे 6 8 और ये 5, तो यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 14 आ गया, 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 6 7 8 9 10, ये आ गया, यानी कि 10,548। ठीक है, अपॉन में 100 भी है, टेंशन मत लो। पीछे से अभी ये 2 जीरो है ना, तो 10548 लिखो और पीछे से 1 2 डिजिट के इधर पॉइंट लगा दो, तो ये रुपीज में आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अमाउंट ऑफ जीएसटी। अब आ जाते हैं कि वो जो प्राइस है कस्टमर को कितने में मिलेगा वो बेल्ट, तो उसका जो टैक्सेबल वैल्यू है प्लस उसको जीएसटी देना पड़ेगा 105.48 रुपीज का। तो अभी इसको काउंट करोगे तो 586 प्लस क्या हो जाएगा 105.48, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, हमेशा याद रखो। ठीक है, अगर तुम लोग ऐड करोगे तो 8 4 और यहाँ पे 11 हो गया, ये 9 हो गया और ये 6, यानी कि आंसर है 691.48 रुपीज। याद रखना, फाइनेंशियल प्लानिंग में रुपीज लिखना। ठीक है, समझ में आया ना? अ रेडीमेड गारमेंट शॉपकीपर गिव्स 5% डिस्काउंट ऑन द ड्रेस ऑफ ₹2000 एंड चार्जेस 5% जीएसटी ऑन द रिमेनिंग अमाउंट। व्हाट इज द परचेज प्राइस फॉर द ड्रेस फॉर द कस्टमर? क्वेश्चन फिर से सेम है कि एक रेडीमेड गारमेंट है, शॉपकीपर वाला है, वो क्या करता है, डिस्काउंट वाला क्वेश्चन आया, ध्यान देना। वो क्या करता है, ड्रेस पे ड्रेस है, एक ड्रेस है जिसके ऊपर क्या लिखा गया है, जिसके ऊपर 2000 रुपए लिखे गए हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंटेड प्राइस बोलते हैं, मार्क प्राइस बोलते हैं। ठीक है, याद रखना ये। तो एक रेडीमेड शॉपकीपर वाला क्या करता है, 5% का डिस्काउंट देता है। ठीक है, तो रेट ऑफ डिस्काउंट बोलते हैं इसको, कि डिस्काउंट कितना दे रहा है वो, 5% का डिस्काउंट दे रहा है।
किसके ऊपर दे रहा है? 2000 रुपीज का वो ड्रेस है और इसके ऊपर वो 5% का डिस्काउंट देगा अभी। और फिर रेट ऑफ जीएसटी भी है हमारे पास। तो हमको क्या दिया? रेट ऑफ जीएसटी जो चार्ज होता है, वो जो ड्रेस है उसके ऊपर जीएसटी का रेट भी है, दैट इज 5%। तो हम लोग को क्या बोला है कि क्या होगा? परचेज प्राइस क्या हो जाएगा? फिर कस्टमर को वो ड्रेस कितने में मिलेगा? तो वही अपना प्राइस फॉर कस्टमर क्या हो जाएगा? प्राइस फॉर कस्टमर फॉर द ड्रेस इज इक्वल टू जो टैक्सेबल वैल्यू है उसका वो, और प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी, जो पीछे किया था वही करना है। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी, बट इधर दिक्कत क्या है पता है हमारे पास? कि हमारे पास टैक्सेबल वैल्यू नहीं है। दिस इज नॉट द टैक्सेबल वैल्यू, इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। पहले क्या होगा कि इसके ऊपर डिस्काउंट दिया गया है, तो पहले ना इसको है ना पहले तो इसका डिस्काउंट बताओ भाई, इसको माइनस करो इसमें कुछ तो, क्योंकि डिस्काउंट दिया गया है कितना? 5% का डिस्काउंट मिलेगा इसको। और उसके बाद जो प्राइस आएगा कुट करके, डिस्काउंट को निकाल के जो प्राइस आएगा वो हो गया टैक्सेबल वैल्यू, और उसके ऊपर टैक्स लिया जाएगा। ये टैक्सेबल वैल्यू नहीं है। पहले इसमें डिस्काउंट तो देखो कितना मिला। तो यहाँ पे देखो रेट ऑफ डिस्काउंट 5% है, तो देयरफॉर हम क्या बोलेंगे? नेट डिस्काउंट कितना मिला, मतलब डिस्काउंट कितना मिल रहा है देखते हैं। तो डिस्काउंट कितना मिलेगा, मतलब रुपीज में कितना मिलेगा? अमाउंट ऑफ डिस्काउंट क्या है? ठीक है, तो यानी कि 5% डिस्काउंट है। तो 5% ऑफ इसका 2000 उसका प्रिंटेड प्राइस है ना, मार्क प्राइस है ना, तो इसके ऊपर डिस्काउंट मिला है 5% का। तो 5 का बोलती हूँ मतलब परसेंटेज, 5% ऑफ 2000 कितना होता है देखो। तो ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, तो ये हो जाएगा 100, मतलब 100 रुपीज का उसको डिस्काउंट मिला, नेट डिस्काउंट। तो यानी कि टैक्सेबल वैल्यू क्या होगा? टैक्सेबल वैल्यू मतलब वो वैल्यू जिसपे टैक्स लिया जाएगा। ठीक है, तो वो क्या होगा? जो इसका प्रिंटेड प्राइस है, यानी कि इसको मार्क प्राइस भी बोलते हैं, प्रिंटेड प्राइस में से माइनस कर दो डिस्काउंट। तो व्हाट इज डिस्काउंट? डिस्काउंट एक वो अमाउंट है जो हम डिडक्ट करते हैं मार्क प्राइस में से या प्रिंटेड प्राइस में से। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 1900। तो 1900 क्या हो गया? हमारा टैक्सेबल वैल्यू आ गया। तो अभी आपको टैक्सेबल वैल्यू मिल गया, यस और नो? हाँ। तो अभी अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालेंगे। अभी वो क्वेश्चन सेम, अभी जो हमारा बेल्ट वाला क्वेश्चन है वैसा ही है। तो ये आ गया है, अभी अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालो। तो अभी हम लोग निकालेंगे अमाउंट ऑफ जीएसटी। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी का फॉर्मूला होता है, रेट ऑफ जीएसटी भी 5% है और लकीली डिस्काउंट का रेट भी 5% है, तो वो क्लैश हो गया, बट टेंशन मत लो। तो 5% है, 5% ऑफ 1900। ठीक है, याद रखना 1900 होगा। तो ये कैंसिल हो गया, 5% 19 मतलब 5% ऑफ 1900 ये जीएसटी होगा। ठीक है, तो 20 गया, 9 5 45, और यहाँ पे ये 95 रुपीज हमारा अमाउंट ऑफ जीएसटी आ गया। अभी हम क्या करेंगे? तो देयरफॉर प्राइस, तो प्राइस ऑफ द ड्रेस, जो ड्रेस का प्राइस है वो कितने में पड़ेगा कस्टमर को? तो टैक्सेबल वैल्यू है 1900 प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी जो है वो है 95। तो आंसर है 1995। ठीक है, प्राइस फॉर द कस्टमर। अब आ जाते हैं, अब कुछ अलग क्वेश्चन करते हैं। इसमें आपका, इसमें क्या होगा ना, हमेशा अभी तक हमने ये देखा कि व्हाट इज द प्राइस फॉर द कस्टमर, यानी कि टोटल वैल्यू विद जीएसटी के साथ हमने निकालना सीखा। अभी क्या होगा? टोटल वैल्यू विद जीएसटी के साथ दिया रहेगा, अब हमको टैक्सेबल वैल्यू निकालना रहेगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसलिए प्लीज ध्यान से देखना। द टोटल वैल्यू विद जीएसटी के साथ हमारे पास है। ठीक है, द टोटल वैल्यू फॉर द रिमोट कंट्रोल कार इज 1770, ये दिया हुआ है। और एक फॉर्मूला याद रखो, यहाँ पे क्या बोल रही हूँ मैं, फॉर्मूला याद रखो कि जो टोटल वैल्यू विद जीएसटी के साथ दिया है ना, एक चीज याद रखो कि टोटल वैल्यू मतलब जो जीएसटी के साथ है, जो जीएसटी के साथ है उसका फॉर्मूला क्या होता है? टोटल वैल्यू विद जीएसटी का फॉर्मूला होता है विद जीएसटी, वो होता है टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी। ठीक है, ये याद रखना, ये फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, ये मैं लास्ट में काम आएगा। तो देखो क्या बोला है? द टोटल वैल्यू विद जीएसटी, जीएसटी के साथ एक रिमोट कंट्रोल कार है, ये कार है, इसकी जो टोटल वैल्यू है जीएसटी के साथ वो है 1770। ओके, तो मतलब ये हमारे पास है। एंड रेट ऑफ जीएसटी जो कार पे लगता है, मतलब रिमोट कंट्रोल कार जो टॉय होते हैं उसके ऊपर रेट ऑफ जीएसटी जो है वो 18% है। तो फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू फाइंड करना है एंड सीजीएसटी एंड एसजीएसटी फॉर दिस टॉय कार। और हमको क्या फाइंड करना है? सीजीएसटी का अमाउंट, एसजीएसटी का अमाउंट फाइंड करना है। ठीक है, चलो तो पहले हम लोग टैक्सेबल वैल्यू फाइंड करेंगे। तो टैक्सेबल वैल्यू जब भी फाइंड करना रहता है, प्लीज टेक टैक्सेबल वैल्यू एज एक्स, एक्स लेना ही पड़ेगा, तुम जिद करो ही मत मेरे साथ। तो हम लोग क्या करेंगे? देखो एकदम लाइन वाइज करेंगे। पहले हम लोग क्या करते हैं? लेट अस टेक टैक्सेबल वैल्यू, मतलब ये जो कार है ना उसका बिना जीएसटी के साथ जो वैल्यू होती है, मतलब जिसमें जीएसटी अभी तक इंक्लूड नहीं है, उसको बोलते हैं टैक्सेबल वैल्यू। तो है ना, कभी भी शुरुआत लेट से ही होगा जब भी टैक्सेबल वैल्यू फाइंड करना होगा। तो लेट ले लेते हैं, लेट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द रिमोट कंट्रोल टॉय कार बी रुपीज एक्स। ठीक है, ये आप डिटेल में लिख देना। तो हमारे पास ये आ गया एक्स। अभी नेक्स्ट प्रोसेस होता है कि हम अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालेंगे। ठीक है, देखो ये तो है और ये भी हमने ले लिया एक्स।
अब ये निकालेंगे अमाउंट ऑफ जीएसटी। कैसे निकालते हैं बताओ, फॉर्मूला क्या है अभी अमाउंट ऑफ जीएसटी। अमाउंट ऑफ जीएसटी का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ जीएसटी जो है 18%। तो 18% लगेगा किस पे, 18% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू दैट इज एक्स पे। ठीक है, देखो फॉर्मूला क्या है, तुम लोग भूल गए फॉर्मूला को। मैंने क्या बोला था, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी का फॉर्मूला। अमाउंट ऑफ जीएसटी का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ जीएसटी जो कि 18% इंटू क्या, टैक्सेबल वैल्यू। और टैक्सेबल वैल्यू जो है वो एक्स है, तो हम क्या करेंगे, लिखो एक्स। टेंशन क्यों ले रहे हो इतना, ठीक है, घबराओ मत। तो 18% ऑफ एक्स। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा बेटा, क्योंकि अगर बीच में प्लस या माइनस होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, सामने सामने मल्टीप्लाई होता है। बस इधर ऐसे लिखो 18x पॉन में 100 और ये रुपीस। ठीक है, रुपीस में आएगा, अमाउंट है ना, रुपीस में आएगा। और एक बात बता देती हूँ, कट मत करो, रहने दो ऐसे ही, ट्रस्ट करो मुझ पे, ये बहुत अच्छा है, ऐसे ही रहने दो, कट मत करो। ठीक है, तो अभी हमारे पास सब है। तो ये देखो टैक्सेबल वैल्यू है, अमाउंट विद जीएसटी है, और टोटल वैल्यू विद जीएसटी के साथ भी है, टोटल वैल्यू विद जीएसटी के साथ भी है, एंड दैट इज ₹1770। ये देखो ये गिवन में दिया था। ठीक है, तो चलो ये फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद टोटल वैल्यू विद जीएसटी के साथ है 1770 इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू एक्स लिया है, और प्लस प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी क्या है अपने पास, अमाउंट ऑफ जीएसटी आया है 18x पॉन में 100। ठीक है, क्लियर हुआ ना। हाँ, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो इधर, क्योंकि इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस माइनस होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, डायरेक्ट उसको ऐसे मत शिफ्ट कर देना। ठीक है, तो ये एक्स एक्स वाला टर्म अच्छा है, अभी एक्स निकालना है, हमारा टारगेट है एक्स मिल जाए बस। तो 100 इंटू एक्स हो गया 100x, तो 100x प्लस क्या हो जाएगा ये 18x, और अपॉन में क्या आ जाएगा 100, क्योंकि अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1 इंटू 100 100 हो गया। समझ में आया ना क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1770 इज इक्वल टू 100 प्लस 18 हो गया 118 x अपॉन 100। ठीक है, तो 1770, ये x को बेटा इधर ही रखना है, आपका टारगेट क्या है कि आप x को इधर ही रखो और ये दोनों को इधर शिफ्ट करो, तो जो डिवाइड में है वो ऊपर चला जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, मतलब इंटू 100, और पॉन में जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा 1118, और इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा। और अभी हमको देखो x मिल जाएगा, समझ में आया। तो ये उधर गया, ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर है ना वो उधर गया, तो उल्टा हो जाता है, याद रखो ये। अभी सॉल्व कर लो इसको, आंसर आ गया है। चलो सॉल्व करो, तो क्या करेंगे हम लोग इसको, छोटे छोटे नंबर से पहले कर लेते हैं। तो 2 5 जा 10, 1 बचेगा, 2 9 जा 18। ठीक है, तो 2 6 जा 18, 1 बचेगा, सॉरी 2 6 जा 18 नहीं होता है, 2 7 2 8 जा 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 1 बचेगा, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10। ठीक है, डन। अभी ये तो मुझे प्राइम नंबर लग रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं 59 से ही डायरेक्टली डिवाइड कर देते हैं, ज्यादा झंझट मारी हम नहीं करेंगे अपने लाइफ में। तो 59 इंटू क्या करे, पीछे 5 चाहिए तो 15 कर ले, 5 9 जा 45। ठीक है, 5 5 जा 25, 26 27 28 29। ठीक है, 0 हो गया, 1 9 जा 9, 1 5 जा 5, तो कितना हो जाएगा 5 8 1 5, और ये 8 आ गया ना, देखो 15 जा, तो 59 इंटू 15 करोगे तो हो जाएगा, तो 59 1 जा और ये 15 जा, तो 15 इंटू 100 कितना हो गया 1500, तो देयरफॉर एक्स की वैल्यू आ गई 1500 रुपीज। तो रुपीज लिखना कंपलसरी है। ठीक है, तो टैक्सेबल वैल्यू आ गया, डन हो गया, मिल गया। तो टैक्सेबल वैल्यू जो वो रिमोट कंट्रोल टॉय कार का है वो है 1500, और जीएसटी के साथ जो अमाउंट है वो है 1740, सॉरी 1770। तो हमको और क्या बोला था, फाइंड द अमाउंट ऑफ, अमाउंट होगा अमाउंट रुपीज, मतलब अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी भी निकालना है, तो उसके लिए पहले अमाउंट ऑफ जीएसटी पता होना चाहिए। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी, देयरफॉर यहाँ पे पहले लिख देना टैक्सेबल वैल्यू ये। अभी तुम लोग पहले तो अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालो। अमाउंट ऑफ जीएसटी मतलब जीएसटी कितना लगा फिर, तो देखो सिंपल लॉजिक है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, ये जो 1770 है और जो 1500 है, इनके बीच का जो गैप है वही तो हमारा टैक्स है ना। ये है बिना जीएसटी का वैल्यू और ये है जीएसटी के साथ वैल्यू, तो मतलब कि ये जो है 1770 में से हम 1500 निकाल देंगे, कितना आया आंसर, तो यहाँ पे कितना बचेगा, तो 1770 माइनस 1500 कर दो, तो यानी कि 270, तो 270 इज द जीएसटी लगा। ठीक है, अभी इसका आधा आधा करो, वही हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी का अमाउंट हो जाएगा। तो आंसर कितना है मुझे कमेंट में बता दो, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड अमाउंट ऑफ एसजीएसटी। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, इधर अमाउंट तो नहीं लिखा है, ये तो रेट भी हो सकता है ना, रेट नहीं अमाउंट ही होगा, क्योंकि इन लोग ने बहुत ही मतलब अगर नहीं लिखा है मतलब समझो कि वो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी और अमाउंट ऑफ एसजीएसटी है ये। ठीक है, अगर रेट होता ना तो रेट तो कितना होता पता है, 18 का आधा मतलब 9% होता, बट रेट नहीं है, ये अमाउंट है। तो इसका हाफ करके मुझे कमेंट में बताओ। ठीक है, चलो अब ये हमारे बोर्ड एग्जाम में आया था, तो एक बार इसको देख लेते हैं फटाक से, वरना आप कर सकते हो तो बढ़िया बात है। कुरियर सर्विस, देखो सर्विस का क्वेश्चन भी आता है, कुरियर सर्विस एजेंट चार्जेस टोटल रुपीस कितना चार्ज करता है, 590 टू कुरियर अ पार्सल फ्रॉम नासिक टू नागपुर। ठीक है, नासिक से
नासिक से अगर नागपुर एक पार्सल को अगर पहुंचाना है तो वो 590 एज अ चार्ज करता है टोटल, ठीक है। इन द टैक्स इनवॉइस टैक्सेबल वैल्यू इज 500, ठीक है। देखो एक टैक्स इनवॉइस मतलब एक बिल होगा, ओके, उसमें जो टोटल प्राइस है, ये टोटल बोला है ना, तो मुझे लग रहा है ये जीएसटी के साथ है, तो मैं इधर लिख देती हूँ कि टोटल वैल्यू है ये विद जीएसटी के साथ। तो टोटल वैल्यू मतलब जीएसटी के साथ जो वैल्यू आई है वो है ये। और टैक्सेबल वैल्यू जो है, टैक्सेबल वैल्यू मतलब अभी समझ गए ना डिफरेंस क्या है टोटल वैल्यू में और टैक्सेबल वैल्यू में। टैक्सेबल वैल्यू मतलब वो वैल्यू जिसपे जीएसटी लगेगा, अभी तक लगा नहीं है, और जीएसटी लग के ये वाला प्राइस है, तो मतलब इनके बीच का जो गैप है वो 90 रुपया ना, वो जीएसटी जाएगा। तो अभी यहाँ पे क्या बोला है, इन द टैक्स इनवॉइस टैक्सेबल वैल्यू जो है वो 500 है, टैक्स इनवॉइस मतलब बिल, ऑन विच सीजीएसटी जो है वो 45 रुपीज है। वेरी गुड, बरोबर है, देखो हमने लॉजिक लगाया था। ये देखो इनके बीच का जो गैप होगा ये है टोटल वैल्यू जीएसटी के साथ, और ये जीएसटी के साथ नहीं है, तो इनके बीच का जो गैप है, इनके बीच का जो गैप है वो 90 रुपया है। तो 90 रुपया क्या है, हमारा अमाउंट ऑफ जीएसटी है। क्या है, अमाउंट ऑफ जीएसटी है, और अमाउंट ऑफ जीएसटी है, और इसका आधा करोगे, 90 का आधा होता है 45, तो 45 इज सीजीएसटी and next 45 is SGST. So on which CGST is 45 and SGST is 45, बरोबर। तो find the rate of GST, अभी रेट ऑफ जीएसटी निकालना है। वाओ, ये कुछ अलग क्वेश्चन आया, रेट ऑफ जीएसटी वाला। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ जीएसटी का, उधर ही होता है, देखो अमाउंट ऑफ जीएसटी का फॉर्मूला होता है, अमाउंट ऑफ जीएसटी का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ जीएसटी इंटू टैक्सेबल वैल्यू, रेट ऑफ जीएसटी इंटू टैक्सेबल वैल्यू, बरोबर, यस और नो। क्योंकि उसी फॉर्मूला में रेट भी डिस्कस होता है। तो इसमें क्या है, हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो मैं बताती हूँ, इजी क्वेश्चन है, ध्यान देना। अभी देखो पहले तो आपका स्टेप 1 होगा कि आप लोगों को लिखो टोटल वैल्यू विद जीएसटी दिस है, टैक्सेबल वैल्यू दिस है, एंड सीजीएसटी का अमाउंट 45 है, एसजीएसटी का अमाउंट भी 45 है, तो देयरफॉर अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना होगा, ये जरूरी है। अमाउंट ऑफ जीएसटी होगा 45 प्लस 45 दैट इज 90 रुपीज, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी है 90 रुपीज, रेट ऑफ जीएसटी को एक्स ले लेते हैं, लेट द रेट ऑफ जीएसटी बी, रेट निकालना है, मतलब कि वो जो कुरियर सर्विस है उसका क्या रेट है, जीएसटी का रेट क्या है, तो वो परसेंटेज में लेता है ना, तो लेट अस टेक द रेट ऑफ जीएसटी एज x%, ठीक है। तो अभी देखो ये फॉर्मूला ये मेन है, अब इसमें कैसे वैल्यू जाएगा और कैसे हमको x मिलेगा, देखो अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना है, अमाउंट ऑफ जीएसटी 90 रुपीज है, इज इक्वल टू जीएसटी का रेट हमने क्या लिया है x, तो x% मतलब x अपॉन 100 ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू है ये 500, ठीक है, क्लियर हुआ। और अभी बस x की वैल्यू निकालो, तो ये देखो ये कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल हुआ, 5 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में लाओ, तो 90 डिवाइड में आएगा, डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू x, दैट्स द आंसर। 5 1 जा 5 यानी कि 5 1 जा 5, 4 बचेगा, 5 8 जा 14, 40 सॉरी, तो x इज इक्वल टू कितना आया 18%, ऑब्वियसली ये परसेंटेज में होगा, ठीक है, क्योंकि ये रेट है, तो आंसर इज 18%, ठीक है। समझ में आया ना, कुछ अलग क्वेश्चन था। आ जाते हैं 4.2 में। अभी 4.2 अभी हो गया, मैंने सब एक एक टाइप के क्वेश्चंस लिए, डिस्काउंट वाला लिया, टैक्सेबल वैल्यू आपको निकालना सिखाया, और रेट ऑफ जी हर टाइप के क्वेश्चन ले लिए मैंने 4.1 में। अब आपका काम है कि आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगाओगे एंड प्रॉमिस भी करोगे आप, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आ जाता है 4.2। 4.2 इज अबाउट ट्रेडिंग चेन। ट्रेडिंग चेन मतलब कि मैन्युफैक्चरर मतलब जो सामान बनाता है, उसके बाद वो आगे जाके डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, यानी कि होलसेलर को देता है, सामान बल्क में देता है, बहुत भारी भारी ऐसे गोडाउन्स होते हैं सामान से, और वो डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, फिर डिस्ट्रीब्यूट करता है, किधर करता है सामान को डिस्ट्रीब्यूट, कि लोकल जो हमारे शॉप्स होते हैं उसको रिटेलर बोला जाता है, और फिर कस्टमर जाके रिटेलर से खरीदते हैं। कोई भी सामान की बात हो रही है, पार्ले जी बिस्किट ले लो, ये ले लो, जो चॉकलेट्स बनते हैं, जो कपड़े बनते हैं वो, ठीक है। तो ये जो इसको बोलते हैं ट्रेडिंग चेन, ट्रेडिंग का मतलब होता है लेन देन, लेना देना, ठीक है। तो ये जो पूरी चेन है इसमें कैसे जीएसटी लिया दिया जाता है वो समझो। तो गवर्नमेंट तक जो जीएसटी पहुंचता है, कस्टमर जीएसटी जो देता है, वो गवर्नमेंट तक जीएसटी पहुंचाने का काम किनका है, ये तीनों का ही तो है। ये तीनों ही गवर्नमेंट तक जीएसटी पहुंचाते हैं, गवर्नमेंट तक, और उसको बोलते हैं जीएसटी पेबल, जीएसटी पेबल। तो यहाँ पे जीएसटी पेबल वाला सिस्टम, ठीक है, ध्यान से सुनना आराम से। तो जीएसटी पेएबल है यहाँ पे, अभी जो हमने 4.1 किया उसमें अमाउंट ऑफ जीएसटी था, ये जीएसटी पेएबल है। जीएसटी पेएबल वर्ड दिखाना भाई तो समझ जाओ 4.2 है भाई, ठीक है। तो जीएसटी पेएबल कुछ है, जीएसटी पेएबल मतलब द अमाउंट विच इज पेड टू द गवर्नमेंट, ओके। तो जीएसटी पेएबल का फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, आपको पता ही होगा, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी, आईटीसी आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी, आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब ये सब क्या होता है टीचर, वो सब थोड़ा थोड़ा बताती हूँ, रुको। लेकिन उससे पहले एक बात याद रखना,
ये जो है मैन्युफैक्चरर, जो होलसेलर और रिटेलर होते हैं ना, इनके पास क्या होता है पता है? जीएसटी आईएन होता है, मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। तो ये जो है ना वो बिजनेस वाले लोग हैं, ये बिजनेस वाले लोग हैं। और जो कस्टमर होता है उसके पास जीएसटी आईएन नहीं होता है, इसलिए वो गवर्नमेंट को डायरेक्टली जीएसटी नहीं दे सकता। जिसके पास ये नंबर होता है वही जीएसटी गवर्नमेंट को देता है। ठीक है, तो ये कंज्यूमर है, मतलब ये सी है। और इन तीनों को बोला जाता है बी, बी मतलब बिजनेस। ठीक है, तो ये मैं क्यों बता रही हूँ अभी समझेगा। तो यहाँ पे देखो, अगर मान लो दो ऐसे लोगों के बीच में ट्रेडिंग हो रही है जिनके पास क्या है? जीएसटी आईएन है, गुड्स एंड सर्विस आइडेंटिफिकेशन नंबर है, तो उसको, उस ट्रेडिंग को हम लोग बोलते हैं बी टू बी। तुम लोग शार्क टैंक वगैरह देखते हो, तो उसमें बी टू बी, ऐसा बी टू सी कभी सुना होगा तुमने, बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, और अगर मान लो दो ऐसे लोगों के बीच में ट्रेडिंग हो रही है जिसके पास, एक के पास तो जीएसटी आईएन है बट दूसरे के पास नहीं है, मतलब दूसरा कंज्यूमर है, तो उसको बोलते हैं हम लोग, उस ट्रेडिंग को बोलते हैं बी टू सी। ठीक है, ऐसा ये एमसीक्यू है ना, बताने का मतलब मेरे को क्या शौक थोड़ी ना आया है, मतलब मैं बता क्यों रही हूँ, अरे ऑब्वियसली आई एम, क्योंकि वो एमसीक्यू है। व्हेन अ रजिस्टर्ड डीलर, एक रजिस्टर्ड डीलर होता है, सेल्स गुड टू अनदर रजिस्टर्ड डीलर, रजिस्टर मतलब वो रजिस्टर है, वो जीएसटी आईएन के उसके पास नंबर है वो। तो अगर कोई रजिस्टर्ड डीलर है, वो क्या करता है? बेचता है गुड्स टू अनदर रजिस्टर्ड डीलर अंडर जीएसटी, उस ट्रेडिंग को हम लोग बोलते हैं बी टू बी इज द आंसर। ठीक है, बी टू बी इज द आंसर, याद रखो ये। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया। देखो, बी टू बी क्या होता है, बी टू सी क्या होता है। तो ट्रेडिंग बिटवीन जीएसटी आईएन होल्डर्स, बी टू बी, और ट्रेडिंग बिटवीन जीएसटी आईएन होल्डर्स एंड अ कंज्यूमर इज नोन एज बी टू सी। तो इनके बीच में अगर ट्रेडिंग हो रही है तो इसको बोलेंगे बी टू सी, अगर इनके बीच में हो रही है तो बी टू बी, इनके बीच में हो रही है तो इनको भी बोलेंगे बी टू बी। क्लियर हुआ? डन। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट। अभी आ जाते हैं जो हम लोग फॉर्मूला देख रहे हैं, जीएसटी पेएबल वाला फॉर्मूला, दैट इज आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। अभी क्या होता है ना, सुनो, यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से सुनना। मैं फिलहाल इसका एग्जांपल लेती हूँ, होलसेलर का ले लेती हूँ, होलसेलर का ले लेती हूँ। तो जीएसटी पेएबल बाय होलसेलर क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो मैं बताती हूँ व्हाट इज इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स क्या होता है, किसी को पता है? कमेंट में थोड़ा सा बता दीजिए। इनपुट टैक्स का क्या होता है बेटा, मतलब कि अगर मान लो होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर से कुछ खरीदा था, ठीक है, तो होलसेलर ने मान लो मैन्युफैक्चरर से कुछ गुड्स खरीदा था, तो खरीदते टाइम उसने, इसने क्या किया होगा, जीएसटी दिया होगा, जीएसटी पे किया होगा। तो जीएसटी जो पे किया था, जीएसटी जो पे किया था, जीएसटी जो पे किया था, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनपुट टैक्स ऑफ होलसेलर। मैं होलसेलर को मिडल पॉइंट में रख रही हूँ और उसको फोकस में रखती हूँ। ठीक है, तो व्हाट इज इनपुट टैक्स, तुम लोग बस इनपुट टैक्स वो लिख के रखो ना, डेफिनेशन। इनपुट टैक्स क्या है? जीएसटी पेड, जीएसटी पेड एट द टाइम ऑफ परचेज, खरीद टाइम जो जीएसटी पे किया जाता है उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज इनपुट टैक्स, एक बार लिख के रखो, जीएसटी पेड एट द टाइम ऑफ परचेज, एट द टाइम ऑफ परचेज इज नोन एज इनपुट टैक्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ₹200 कुछ पे किया था। अभी मान लो, एग्जाम्पल लो, ठीक है, कुछ खरीदा था उसने और उसने जीएसटी पे किया ₹200 का, तो दैट इज इनपुट टैक्स। और अभी होलसेलर क्या करेगा, वो सामान को खुद के पास नहीं रखेगा, वो आगे फॉरवर्ड करेगा भाई। ठीक है, तो वो ही सामान उसने रिटेलर को कुछ ज्यादा प्राइस में बेचेगा, वो ऑब्वियसली वो प्रॉफिट कमाएगा, तो जो है वो उसने बेच दिया। तो वो उसने क्या दिया, रिटेलर को बेचा। तो जब उसने बेचा तो वो जीएसटी कलेक्ट करेगा, ठीक है, कौन? होलसेलर। तो जो जीएसटी कलेक्ट किया, तो जो जीएसटी कलेक्ट किया उसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स, किसका? होलसेलर का। ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट टैक्स समझा। अब आ जाते हैं व्हाट इज आउटपुट टैक्स, बोलो व्हाट इज आउटपुट टैक्स, एवरीवन इन द कमेंट। अगर आपको पता है आउटपुट टैक्स क्या होता है तो कमेंट में मुझे बताओ, व्हाट इज आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स क्या होता है, आउटपुट टैक्स क्या होता है? जीएसटी, ध्यान से देखो, इधर लिख रही हूं मैं, यहाँ पे क्या है, आउटपुट टैक्स का मतलब होता है जीएसटी कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल, जीएसटी कलेक्टेड, जो जीएसटी कलेक्ट किया एट द टाइम ऑफ सेल, मतलब बेचते टाइम, दैट इज आउटपुट टैक्स। ठीक है, तो मान लो कि वो जो सामान बेचा, तो उसने जो जीएसटी कलेक्ट किया वो मान लेते हैं ₹300 का जीएसटी कलेक्ट किया। ओके, सामान ज्यादा में बेचा होगा उसने, तो जीएसटी भी ज्यादा ही मिलेगा। ओके, तो ये हो गया इनपुट टैक्स, और आउटपुट टैक्स इतना आया 300। ठीक है,
क्लियर हुआ? मान लो अज्यूम कर रहे हैं अभी तो सिर्फ, तो जीएसटी पेबल क्या होगा, मतलब कि होलसेलर कितना गवर्नमेंट को जीएसटी देगा, तो जीएसटी पेबल बाय होलसेलर इज गिवन बाय आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स मतलब हमारा रुपीज 300 है, ठीक है, 300 माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये इनपुट टैक्स और इनपुट टैक्स क्रेडिट में क्या डिफरेंस है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है बेटा। देखो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्यों बोला गया यहाँ पे, सी यानी कि क्रेडिट क्यों आया, क्योंकि होलसेलर क्या कर रहा है कि उसने खरीदते टाइम जो जीएसटी पे किया था ना, वो फिर से क्या कर रहा है, वो फिर से अपना क्रेडिट कर रहा है, मतलब फिर से ले रहा है वो। ऐसा इमेजिन करो कि उसने क्या किया, 300 रुपया रिटेलर से लिया जीएसटी, वो 300 के 300 दे रहा है क्या गवर्नमेंट को, नहीं, वो 300 में से क्या कर रहा है, वो 200 माइनस कर रहा है। 200 माइनस क्यों कर रहा है, क्योंकि वो बोलेगा कि मैंने जब खरीदा था ना गुड्स, तो मैंने ना 200 रुपया पे किया था, तो मैं वो 200 अपना क्रेडिट ले रहा हूँ, फिर से ले रहा हूँ, ठीक है। तो 300 में से अगर आप 200 निकालोगे तो कितना बचेगा, 100। तो यानी कि होलसेलर जो है वो गवर्नमेंट को 100 रुपया दे देगा, ठीक है। 300 के 300 पूरा नहीं देगा, जितना उसने कलेक्ट किया था वही 300 उसने गवर्नमेंट को नहीं दिया, वो 300 में से उसने 200 अपना क्रेडिट कर लिया, उसने ले लिया अपना 200 रुपया कि मैंने देखो खरीदते टाइम जीएसटी पे किया था, वो मेरे को मेरा दे दो भाई। तो इसलिए वो इनपुट टैक्स जो है उसको हम इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना कि इनपुट टैक्स और इनपुट टैक्स क्रेडिट एक ही होता है, इनपुट टैक्स इज इक्वल टू इनपुट टैक्स क्रेडिट ओनली, ऑलवेज रिमेंबर। तो ये कुछ ऐसी छोटी कहानी है, शॉर्ट में बताई है, वरना कहानी तो मैं इतनी अच्छी बता सकती थी कि पूछो मत। मेरे लॉन्ग फॉर्मेट वाले वीडियो देखना, मजा आता है, ये कहानी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो मैंने ऐसे एक का आपको बताया है। तो जीएसटी पेड एट द टाइम ऑफ परचेज इज नोन एज इनपुट टैक्स, जीएसटी कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल इज नोन एज आउटपुट टैक्स। और एक बात हमेशा याद रखना, आउटपुट टैक्स जो होता है वो बड़ा होता है इनपुट टैक्स से। तो ऐसे आप समझ सकते हो, या कभी कभी शॉर्ट में अगर आपको समझना है तो वो भी समझ सकते हो। मैंने पता नहीं क्या लिखा था ये शॉर्टकट में, बट ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट, क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ा मजा आएगा, इंटरेस्ट होगा। देखो क्या दिया है, मिस्टर रोहित एक रिटेलर है, ठीक है, रिटेलर मतलब ये बिजनेस वाला है। तो ही पेड जीएसटी ऑफ रुपीज 6,500 एट द टाइम ऑफ परचेज। देखो सिंपल है, रोहित जो है वो एक रिटेलर वाला है, ठीक है, एक रिटेलर शॉप है उसका। तो उसने क्या किया था, देखो क्वेश्चन पढ़ो ना बेटा, उसने क्या किया था, खरीदते टाइम को जीएसटी पे किया था, कुछ खरीदा था उसने तो जीएसटी पे किया था। तो जीएसटी पेड एट द टाइम ऑफ परचेज, यानी कि ये क्या हो जाएगा उसका इनपुट टैक्स, तो दिस इज इनपुट टैक्स, ठीक है। एंड ही कलेक्टेड जीएसटी ऑफ 8,000 एट द टाइम ऑफ सेल, तो बेचते टाइम उसने वो सामान को आगे बेचा, तो उसने जीएसटी कलेक्ट किया। तो जो जीएसटी उसने कलेक्ट किया दैट इज नोन एज आउटपुट टैक्स, यानी कि 8,000। तो ये आउटपुट टैक्स हो गया, ठीक है। तो अभी आ जाते हैं क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है। तो फाइन इज इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स, बहुत क्लियर है, मैंने तुमको एक शॉर्टकट भी बताया है, ऑलवेज रिमेंबर। अभी मोस्ट ऑफ द केस में आउटपुट टैक्स जो होता है वो बड़ा होता है इनपुट टैक्स से, ऐसे आप विजुअलाइज भी कर सकते हो, ठीक है। तो इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स क्या है बता दीजिए, बता दीजिए क्या होगा। इनपुट टैक्स ऑब्वियसली द आंसर इज दिस एंड आउटपुट टैक्स इज दिस, ठीक है। क्लियर हुआ, चलो वेरी गुड, सुपर्ब। बच्चे लोग लाइक करना तो बनता है कि नहीं, इतनी मेहनत हो रही है आपके लिए, यस और नो, यस और नो इन द कमेंट सेक्शन, मजा आ रहा है कि नहीं। चलो व्हाट इज इज इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो मैंने तो बोल दिया था इनपुट टैक्स ही इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है, तो यही वो क्रेडिट करने वाला है, ये पैसे वो दोबारा ले लेगा अपना, उसने जो खरीदते टाइम जो जीएसटी पे किया था ना, ये वो फिर से क्रेडिट करेगा, वो फिर से लेगा, छोड़ेगा नहीं वो इस पैसे को। हाँ, एंड फाइन इज जीएसटी पेबल, तो जीएसटी पेबल का फॉर्मूला होता है आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी लिखने का, इनपुट टैक्स क्रेडिट लिखने का। तो दैट इज 8,000 में से क्या करो 6,500 निकाल दो, मतलब कितना बचेगा 1,500 रुपया जीएसटी पेबल हो गया, मतलब गवर्नमेंट को ये पैसा जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें भी क्या होता है, बंटवारा होता है, सेंट्रल और स्टेट को बंटवारा होगा। तो फाइन ही सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स पेबल एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स पेबल, मतलब वही आधा आधा कर दो, 750 इज द आंसर। तो इसका आंसर है ₹750 और इसका आंसर है ₹750, ठीक है, इसका आधा। क्लियर हुआ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मलिक गैस एजेंसी है हमारी कुछ, चलो अभी थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो जल्दी से कमेंट में, कम ऑन गाइस बी एक्टिव। तो मलिक गैस एजेंसी है, मलिक गैस एजेंसी, ठीक है, चंडीगढ़ में है, यूनियन टेरिटरी है, चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है। मैं एक बात बता देती हूँ, हमारा जो देश है उसमें क्या होता है, उसमें स्टेट्स होते हैं बरोबर, एंड उसमें कुछ यूनियन टेरिटरीज है, ओके। वैसे तो हमको पता है कि जीएसटी के जो 2 कंपोनेंट है, एक है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और एक है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। लेकिन अगर मान लो कि जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर मान लो स्टेट नहीं है, जैसे कि चंडीगढ़ है,
वहां पे अगर टैक्स जीएसटी अगर लिया जा रहा है तो उसके भी दो कंपोनेंट हो गए, बट उसका उसका सीन क्या होता है कि उसके भी दो कंपोनेंट होते हैं, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है और दूसरा जो होता है उसको स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं बोलते, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं। बट काम वही करता है जो स्टेट वाला होता है, फॉर्मूला वही है जो स्टेट वाला है, बस बदला क्या है कि वो स्टेट नहीं है, वो यूनियन टेरिटरी है। ओके, तो ऐसा घबराने का नहीं, ये हो जाएगा। तो जीएसटी के दो कंपोनेंट ये हो जाएंगे इस क्वेश्चन में, एक होगा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, और दूसरा होगा यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो वहां की जो वो यूनियन टेरिटरी की जो गवर्नमेंट होगी उनको जाएगा। ठीक है, ऐसा होगा। चलो, तो मलिक गैस एजेंसी ये चंडीगढ़ में है। परचेज सम गैस सिलेंडर, इसने क्या किया, एजेंसी ने कुछ गैस सिलेंडर को खरीदा। ठीक है, तो खरीदा फॉर इंडस्ट्रियल यूज फॉर रुपीज 2000 नहीं, उसने कुछ गैस खरीदे कितने में, 24,500 रुपीज में खरीदे, एंड सोल्ड देम टू लोकल कस्टमर, उन्होंने आगे लोकल कस्टमर को वो गैस सिलेंडर बेच दिए 26,500 में। ठीक है, तो द फाइंड द जीएसटी टू बी पेड एट द रेट ऑफ 5% एंड हेंस फाइंड द सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी टू बी पेड फॉर दिस ट्रांजेक्शन फॉर यूनियन टेरिटरी दैट इज यूटीजीएसटी इंस्टेड ऑफ एसजीएसटी। वो तो मैंने ही बता दिया था कि एसजीएसटी के बदले पे यहाँ पे यूटीजीएसटी होगा। अभी देखो ये एजेंसी वाला है, एजेंसी वाला है मतलब ये दुकान वाला है, तो आप थोड़ा लॉजिक लगाओ। ये हमको बताना है, हमको क्या फाइन करना है, पहले देखो, फाइन द जीएसटी टू बी पेड एट द रेट ऑफ 5%। मतलब हमको ये बताना है कि ये जो मलिक गैस एजेंसी है वो कितना जीएसटी पे करेगा, मतलब वी हैव टू फाइंड द जीएसटी पेबल, क्योंकि दुकान वाले जो जीएसटी देते हैं ना उसको जीएसटी पेबल बोलते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, जीएसटी पेबल बाय मलिक गैस एजेंसी विल बी आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी, बरोबर, यही है ना फॉर्मूला। हाँ, उसके बाद आगे बोला है हेंस ऑल्सो फाइंड द सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी पेबल, ये दो, मतलब वो तो क्लियर है कि जीएसटी पेबल मिल गया तो आधा आधा कर देंगे तो ये दोनों भी मिल जाएगा, तो उसकी चिंता नहीं है। बट हमारे पास आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स है क्या, दिस इज नॉट आउटपुट टैक्स, दिस इज नॉट इनपुट टैक्स, गलत जा रहे हो। ये क्या बोला है कि मलिक गैस एजेंसी वाले ने इतने में गैस सिलेंडर खरीदा है, अगर इसने इतने में गैस सिलेंडर खरीदा है तो खरीदते टाइम जो जीएसटी पे किया था वो इनपुट टैक्स होता है, तो कितना जीएसटी पे किया था वो तो दिया ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे उसका रेट दिया है कि उसने रेट जो दिया है पे करने का वो 5% है। तो गैस सिलेंडर के ऊपर 5% जीएसटी लगता है, कभी गैस सिलेंडर आपके घर पे आता है तो देख लेना उसके चिट्ठी पे, मतलब बिल पे देख लो। तो मतलब अभी वो निकालना पड़ेगा, मतलब हमको इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स यहाँ पे निकालना पड़ेगा। अच्छी बात क्या है पता है, पिछले क्वेश्चन में डायरेक्टली जीएसटी ही दिया था बट इसमें जीएसटी नहीं दिया है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे इनपुट टैक्स, कितना टैक्स पे किया उसने खरीदते टाइम, 5%, इसका 5%, तो दैट इज 5% ऑफ 24,500, तो ये दो जीरो गया, ये दो जीरो गया, 5 फाइजा हो गया 25, 5 हो जा 20, 21, 22, 5 टू जा 10 और ये 2, यानी कि ये इतना, ये हो गया इनपुट टैक्स। एंड याद रखना इनपुट टैक्स से इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा, और उसने आगे जाके वो गैस सिलेंडर बेच दिया लोकल कस्टमर को, तो उसने जो जीएसटी कलेक्ट किया था उसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स, तो वो निकालो। आउटपुट टैक्स भी हमारे पास नहीं है और रेट तो 5% ही होगा, वो चेंज नहीं होगा। तो उसने जब बेचा तो उसने जो टैक्स कलेक्ट किया वो कितना, इसका 5% लोकल कस्टमर से, तो 5% ऑफ 26,500, बरोबर, तो ये दो जीरो गया, ये दो जीरो गया, 5 फाइव जा 25, 5 6 जा 30 और ये 32, 5 2 जा 10, 11 12 13, ये आ गया रुपीज में। ठीक है, अभी आप बोल देना कि इनपुट टैक्स और इनपुट टैक्स क्रेडिट तो सेम ही होता है, तो जीएसटी पेबल बाय मलिक गैस एजेंसी विल बी 1,325 माइनस आईटीसी हमारा है 1,225, मतलब 100 रुपया। ठीक है, 100 रुपया वो जीएसटी पे करेगा गवर्नमेंट को, और फिर हमारा सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी पेबल क्या हो जाएगा, सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी पेबल एंड यूटीजीएसटी, ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो, सीजीएसटी पेबल will be CGST payable will be half of GST payable, that is 100 का हाफ 50 रुपीज। ठीक है, तो ये CGST हो गया, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया। अभी UTGST भी देयरफॉर हम लिख देंगे UTGST पेबल इज ऑल्सो दोनों 50 रुपीज, 500 नहीं 50 हाँ, तो 50 रुपीज, 50 आंसर है, इसका 50 अलग है और इसका 50 अलग है। ठीक है, क्लियर हो गया, डन। चलो ओके, अभी ये मेरे को देखो भाई, सच बोलूं 4.2 में थोड़ा सा बिल भी है, बिल की भी जानकारी रखना थोड़ा सा। बिल पूरा ड्रॉ करने के लिए तो
नहीं आता है, बट एक्टिविटी फॉर्म में आ सकता है, तो इसका ध्यान रखना, ठीक है। तो ये ना कुछ बिल है, तो बिल ये जो है सर्विस का बिल है, और यहाँ पे सैक है। सैक मतलब सर्विस अकाउंटिंग कोड होता है, वो सर्विस अकाउंटिंग कोड। यहाँ पे सैक है, ये आप टेंशन मत लो, बस आपको फिलअप करना आना चाहिए, इतना टेंशन मत लो यार, बहुत इजी होता है, सच बताती हूँ। देखो ये जो है कि क्या क्या ऑर्डर किया था, ये पहले जान लो ये क्या है। ये ना कोई तो रेस्टोरेंट में गए थे और कुछ ऑर्डर किया था, कॉफी, मसाला टी और मसाला डोसा। क्वांटिटी होती है कि अगर एक कॉफी लिया है तो और उसका रेट है 20 रुपीज है, तो टैक्सेबल वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 होगा, क्योंकि एक ही लिया है ना। अगर मान लो 2 लिया है तो टैक्सेबल वैल्यू बदलेगा, क्योंकि 2 का लिखना पड़ेगा। तो एक प्राइस है 60, तो 2 का कितना हो जाएगा 120, ऐसा कुछ। और यहाँ पे ये जो 2 है ना, वो ध्यान रखो, ये सीजीएसटी वाले है और ये एसजीएसटी है। इसमें सीजीएसटी का यहाँ पे ये रेट में होता है और ये अमाउंट में होता है, मतलब रुपीज वाला। वैसे ही ये सीजीएसटी का रेट वाला है और ये अमाउंट वाला है, ठीक है। आप लोग को देखो बहुत अच्छा लगेगा, ये बहुत इजी, ये ऐसा कुछ लिखना नहीं है, मैं समझाने के लिए लिख रही हूँ। अभी देखो असली में तो अभी हम फिलअप करेंगे। तो ये देखो कॉफी वाला सीन देखो, एक कॉफी लिया, रेट है कॉफी का 20 रुपया, तो टैक्सेबल वैल्यू हो गया 20। अभी इसके ऊपर क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। बट मैंने बोला ना, बिल पे कभी भी सीजीएसटी और एसजीएसटी अलग ही होगा, तो 2.5% सीजीएसटी है, ऑब्वियसली सेम होता है दोनों का। तो अमाउंट भी तो सेम होता है, तो ये इधर जो होगा वो इधर लिख दो, 0.50, जो जैसा है वैसा लिख दो इधर। क्लियर। अभी मसाला टी का एक का 10 रुपया है, तो टैक्सेबल वैल्यू 10। और यहाँ पे देखो सीजीएसटी का रेट है 2.5, तो एसजीएसटी, सॉरी, एसजीएसटी अगर 2.5 है तो ये भी 2.5 है, ठीक है। ये 0.25 है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 0.25। ओके डन। अभी मसाला डोसा, मसाला डोसा, मसाला डोसा, मसाला डोसा 2 लिया है, तो उसमें एक का 60 है, तो 2 का 120 हो गया ना, मतलब 2 का तो 120 हो जाएगा ना। और ये 2.5 2.5 है, तो ये 3 रुपीज है। अगर स्टेट वाला, तो सेंट्रल वाला भी तो 3 रुपीज ही होगा, 3.00 मतलब 3 रुपीज। और अभी ये टोटल जो आया वो ये आया, तो इधर भी तो टोटल वही रहेगा ना, इधर क्यों बदलेगा, तुम इसको काउंट कर लो, यही रहेगा, ये काउंट कर लो, यही रहेगा। और इन लोग ने अपना बाकी सब तो फिल करके ही दिया है, तो तुम घबराना मत, इजी रहता है ये, ठीक है। तो ये इजी रहता है, भरने आ जाएगा। हाँ चलो आ जाते हैं। तो मैंने ऑलमोस्ट आपको पूरा टैक्सेबल जीएसटी पेबल के बारे में अच्छे से बता दिया है। अब स्टार्ट करते हैं 4.3। 4.3 इज ऑल अबाउट शेयर्स, ओ माय गॉड, फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, डिविडेंड, आरओआर, यही है, बाकी कुछ है नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा प्रैक्टिस एट 4.3 है, ये आपको पता ही है कि शेयर्स के ऊपर है। तो यहाँ पे थोड़े से आपको टर्म्स जो है वो पता होने चाहिए। सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हमारा जो फेस वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, और डिविडेंड जो है, और जो हमारा आरओआर है, ये आपको पता होना चाहिए। ये कुछ 4-5 टर्म्स है, वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। शेयर्स क्या होता है, शेयर का मतलब होता है हिस्सा, ठीक है। तो कंपनी होती है, ओके, उसको कुछ कैपिटल चाहिए रहता है अपने कंपनी को ग्रो करने के लिए या फिर स्टार्ट करने के लिए। वो जो बड़ा कैपिटल होता है ना, बड़ा जो अमाउंट होता है ना, कैपिटल मतलब अमाउंट, पैसे, ठीक है। तो वो जो बड़ा कैपिटल है ना, उसके कुछ इक्वल हिस्से कर दिए जाते हैं, कुछ इक्वल टुकड़े कर दिए जाते हैं, और उसी एक टुकड़े को हम शेयर बोलते हैं, ठीक है। अभी ज्यादा आई नो कि इसको मतलब समझाने के लिए तो मैं इतना अच्छे से समझा सकती हूँ जो मैंने अपने लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो में समझाया है, बट दिस इज जस्ट अ रिवीजन, इसलिए फटाफट समझाना पड़ रहा है, ठीक है। तो वो शेयर कहलाया जाता है, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कैपिटल, एक बड़े कैपिटल का छोटा सा टुकड़ा है शेयर, ठीक है। अभी यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट, शेयर होल्डर्स, जो शेयर खरीदते हैं ना, उनको शेयर होल्डर बोला जाता है। उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, जैसे कि जहां पे शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है ना, उसको बोलते हैं हम लोग स्टॉक्स एक्सचेंज, या फिर शेयर मार्केट बोला जाता है उसको। तो देर आर 2 स्टॉक्स एक्सचेंज, दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड हमारा नेशनल स्टॉक्स एक्सचेंज, ठीक है। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन मोशन आता नहीं है, टेंशन मत लो। उसके बाद आता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू वो वैल्यू होती है शेयर की जो एकदम स्टार्टिंग में डिसाइड करते हैं, ठीक है। कौन, वो कंपनी के जो ओनर है ना, वो स्टार्टिंग में एक वैल्यू डिसाइड करते हैं, जिसको बोलते हैं फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। जो प्रिंट होता है, जो शेयर सर्टिफिकेट होता है ना, वहां पे ये जो वैल्यू है वो प्रिंट होती है, और इसको हम लोग नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं, प्रिंटेड वैल्यू भी बोलते हैं, और पार वैल्यू भी बोलते हैं। देखो वैसे तो श्योर नहीं हूं मैं, बट एमसीक्यू में मे भी आ सकता है कि फेस वैल्यू को और कौन कौन से नाम से बुलाया जाता है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया फेस वैल्यू। और मार्केट वैल्यू वो वैल्यू होती है शेयर की
जिसपे शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है, जो हम लोग यानी कि अगर हम कभी शेयर खरीदेंगे ना तो वो मार्केट वैल्यू के ऊपर खरीदेंगे, ठीक है। उसके बाद डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड क्या होता है कि अगर मान लो एक कंपनी है, उसने साल भर बहुत अच्छा ग्रोथ किया है, ठीक है, तो वो कंपनी क्या करती है, अपने जो शेयर होल्डर्स है ना, उससे अपना प्रॉफिट मतलब कि वो अपने शेयर होल्डर्स के साथ अपना जो प्रॉफिट है ना वो शेयर करती है, ठीक है। तो उसी को हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। तो कि क्या बोला है कि जो एनुअल एनुअल मतलब साल का जो प्रॉफिट हुआ है कंपनी को, तो वो कंपनी क्या करती है, वो डिस्ट्रीब्यूट करती है शेयर होल्डर्स के बीच में, शेयर होल्डर्स को वो डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसी को हम लोग डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है। और जो डिविडेंड है ना वो फेस वैल्यू के ऊपर दिया जाता है। कंपनी जो है वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड तो देता है, फेस वैल्यू के ऊपर देता है, ये याद रखना। उसके बाद आ जाते हैं आरओआर। आरओआर मतलब रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर कोई क्या कर रहा है, शेयर खरीद रहा है किसी भी कंपनी के, तो वो जो इंसान है जो शेयर खरीद रहा है उसको आरओआर पता होना चाहिए कि अगर वो ये कंपनी में पैसे डाल रहा है तो वहां से कितना रिटर्न बनेगा, मतलब वहां से उसको कितना मिलेगा रिटर्न में। दैट इज नोन एज आरओआर, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि अगर मैंने इस कंपनी में 100 रुपए डाले तो मुझे कितना रिटर्न होने वाला है, वहां उस वो कंपनी कितना मुझे कमा के देगा, वो उसको पता होना चाहिए और उसके बेसिस पे उसको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ठीक है। ऐसा कुछ हमको यहाँ पे पूरा ये दिया हुआ है। अभी मेन हमारे ये फॉर्मूलाज है, फॉर्मूला के हैंड रिटन नोट्स मैंने बहुत अच्छे से सब कुछ दिए हुए हैं। दूसरी और एक बात क्या है कि मैंने अलजेब्रा के पूरे फॉर्मूला का वीडियो बनाया है, जिसमें आप पूरे फॉर्मूला रिवाइज करोगे। अभी मैंने वो बताया था ना स्टार्टिंग में, पर्पल कलर का थंबनेल था, वो वीडियो भी आप एग्जाम के बोर्ड एग्जाम के पहले थोड़ा सा देख के जा सकते हो। 1.5x की स्पीड में सारे फॉर्मूलाज रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी आ जाते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये 3 कंडीशन जरूर ध्यान से देखना, क्योंकि कुछ बच्चे अगर बड़े बड़े सम्स नहीं करना जानते तो इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आए हमारे पीवाईक्यूज में। अगर यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर मार्केट वैल्यू जो है वो फेस वैल्यू से अगर बड़ा है, मार्केट वैल्यू अगर फेस वैल्यू से बड़ा है, तो हम ऐसे बोलते हैं कि शेयर्स जो है वो प्रीमियम में है। प्रीमियम मतलब मैं इसको प्रॉफिट बोलती हूँ कि शेयर अच्छा चल रहा है, प्रॉफिट में चल रहा है, ठीक है। तो अगर मार्केट वैल्यू बड़ी है फेस वैल्यू से तो इसका मतलब शेयर इज एट प्रीमियम, और मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू अगर इक्वल है तो मतलब शेयर जो है वो पार है। दिस कंडीशन इज नोन एज पार। पार मतलब बैलेंस, ठीक है, मतलब कि शेयर जैसा पहले जो फेस वैल्यू है वही मार्केट वैल्यू, मतलब शेयर इज एट पार। उसके बाद अगर मार्केट वैल्यू जो है वो फेस वैल्यू से कम है, मार्केट वैल्यू अगर फेस वैल्यू से कम है तो इसका मतलब शेयर्स जो है वो डिस्काउंट पे चल रहे हैं, ठीक है, मतलब नेगेटिव डिस्काउंट पे चल रहा है, ऐसा कुछ। तो ये 3 कंडीशन याद रखना। उसके बाद आते हैं ये और 2 फॉर्मूलाज कि हमने कितना इन्वेस्ट किया। अगर कोई शेयर खरीद रहा है तो वो कितना इन्वेस्ट कर रहा है, दैट इज नोन एज टोटल इन्वेस्टमेंट। सम इन्वेस्टेड की जगह टोटल इन्वेस्टमेंट भी आ सकता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर कितना खरीद रहे हो इनटू मार्केट वैल्यू, क्योंकि शेयर की बाइंग एंड सेलिंग मार्केट वैल्यू के ऊपर होती है, याद रखना, ठीक है। तो अगर कोई मान लो बाइंग एंड सेलिंग मार्केट वैल्यू के ऊपर होती है, ठीक है। तो सम इन्वेस्टमेंट मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा, तो उसका फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ शेयर आप कितना खरीद रहे हो इनटू उसका मार्केट वैल्यू, एक शेयर का मार्केट वैल्यू, ठीक है। अगर मान लो एक शेयर है, उसका मार्केट वैल्यू है मान लो ₹100, ठीक है, ₹100 मार्केट वैल्यू है, ओके। और जो हमारा क्या बोलते हैं, तो अगर मैंने मान लो कि उस कंपनी के अगर मान लो मैंने 5 शेयर्स खरीदे, नंबर ऑफ शेयर्स मैंने कितने खरीदे, 5, तो सम इन्वेस्टेड कितना हुआ, मैंने कितना इन्वेस्ट किया उस कंपनी में, तो नंबर ऑफ शेयर मतलब 5 इंटू 100, एक शेयर का 100 है तो 5 शेयर का कितना हो जाएगा, 5 इंटू 100, 500 रुपया मैंने सम इन्वेस्ट किया। उसके बाद ये नंबर ऑफ शेयर का कभी फॉर्मूला आएगा ना, ये याद रखना, नंबर ऑफ शेयर का फॉर्मूला 4.4 में एक काम आएगा। तो अभी से मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ, ध्यान रखना इसका। नंबर ऑफ शेयर का फॉर्मूला क्या होगा, एक्चुअली में ये फॉर्मूला ऊपर वाले से ही आया है। नंबर ऑफ शेयर का फॉर्मूला क्या होगा, सम इन्वेस्टेड यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट, एक ही बात होता है। ये मार्केट वैल्यू जो मल्टीप्लाई में, ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा, बरोबर बरोबर। तो ये मार्केट वैल्यू जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में लाओ, तो ये हटा दो अभी इधर से। तो नंबर ऑफ शेयर का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू सम इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू, सम इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू, ऐसे आया, ठीक है। तो ये दोनों एक्चुअली में एक ही फॉर्मूलाज है, सच बोलूं तो। क्लियर हुआ। अब आ जाते हैं डिविडेंड। डिविडेंड मतलब वही जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देती है, जो एनुअल प्रॉफिट हुआ है वो बांटती है अपने शेयर होल्डर्स के साथ। तो पहले रेट ऑफ डिविडेंड दिया रहता है कि ऐसा बोला जाता है कि कंपनी ने कुछ 5% डिविडेंड डिक्लेयर किया है, ऐसा कुछ बोला जाता है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता है। तो एक शेयर के पीछे कितना डिविडेंड मिलेगा, तो डिविडेंड पर शेयर, पहले कभी भी एक शेयर का हम डिविडेंड निकालेंगे। कोई कोई स्कूल में, कोई कोई क्लासेस में टोटल डिविडेंड इनकम साथ में ही निकालते हैं, बट मैं स्टेप वाइज जाती हूँ। पहले एक शेयर का डिविडेंड निकालेंगे, दैट इज रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो दिया रहेगा इनटू फेस वैल्यू, क्योंकि शेयर को कंपनी जो है वो फेस वैल्यू के ऊपर डिविडेंड देता है, ठीक है। और टोटल डिविडेंड इनकम जो होगा दैट इज इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर, एक शेयर के पीछे डिविडेंड जो होगा इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर मतलब कितने शेयर खरीदे गए,
अभी ये अगर नहीं भी समझ रहा है प्लीज आप सुनो, क्योंकि आप क्या हो रहे हैं ना, बहुत ही इम्पेशेंस हो, आप चले जाओगे नहीं, बट मैं जब सम कराओगे ना सच बोलूंगी, बहुत अच्छे से समझेगा। ये ध्यान रखना, मैं बताऊंगी बाद में। और आरओआर मतलब रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसके ऊपर है ना 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो प्लीज ध्यान रखना इसका, आरओआर का। और उसका फॉर्मूला है ये डिविडेंड इनकम, ये वाला, कौन सम इन्वेस्टेड इनटू 100, ठीक है। तो ये, और ये परसेंटेज में होता है इसका यूनिट। तो चलो मैं अभी आपको सम से ही डायरेक्ट बताती हूँ। ये देखो कितने बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन क्या है, ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस है जो 2-2 मार्क्स के लिए आते हैं बोर्ड एग्जाम में। अगर फेस वैल्यू 10 है और शेयर प्रीमियम में चल रहे हैं, इसका मतलब मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा, तो दैट इज 10 + 7, यानी कि रुपीज लिखना, तुम लोग रुपीज प्लीज लिखो, प्लीज लिखो, प्लीज लिखो, ठीक है, 17 हो जाएगा। आप लोग को प्रोसेस नहीं दिखाना है कि कैसे आया, फॉर्मूला क्या है, वो नहीं जानना है टीचर को, ठीक है। मैंने पेपर प्रेजेंटेशन अलजेब्रा का भी वीडियो बनाया है, प्लीज उसको भी देखो, उसमें मैंने बताया कैसे एक्टिविटीज लिखोगे, कैसे एमसीक्यूज लिखोगे, सब बताया हुआ है, प्लीज उसको ऑब्जर्व करना। चलो अभी ये बताओ, अगर फेस वैल्यू 25 है, मार्केट वैल्यू 16 है, मतलब मार्केट वैल्यू कम है भाई, ये देखो मार्केट वैल्यू तो कम है फेस वैल्यू से, इसका मतलब शेयर डिस्काउंट पे चल रहे हैं। तो कितने डिस्काउंट पे चल रहे हैं, तो डिस्काउंट लिखेंगे, डिस्काउंट ऑफ रुपीज हाउ मच, डिस्काउंट ऑफ रुपीज, तो 25 में से 16 निकालो, बस 25 में से 16 निकालो, ये 15 हो गया, ये 1 हो गया, तो यानी कि यहाँ पे 5 6 तो 9 रुपीज के डिस्काउंट में चल रहे हैं, ठीक है। अभी 300 है और 315 हो गया, मार्केट वैल्यू 315, वाह, तो शेयर इज एट प्रीमियम हो गया ना ये तो, ओके, प्रीमियम ऑफ रुपीज 15, ओके। अभी शेयर इज एट पार, कंडीशन क्या है, पार मतलब बैलेंस, मतलब मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू दोनों इक्वल होगा, तो जितना मार्केट वैल्यू उतना ही फेस वैल्यू होगा, डन। चलो अब ये देखो, अगर फेस वैल्यू 100 है और शेयर पार में है, मतलब पार मतलब वही मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू इक्वल होगा। अगर शेयर प्रीमियम में चल रहे हैं, 500 रुपए के प्रीमियम में चल रहे हैं, और मार्केट वैल्यू 575 हो गया है, तो इसका मतलब फेस वैल्यू कितना था, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फेस वैल्यू 75 रुपीज ना, फेस वैल्यू इन दोनों के बीच का डिफरेंस 75 रुपीज था फेस वैल्यू, शेयर प्रीमियम में मतलब प्रॉफिट में चल रहे 500, तो 75 + 500 मतलब तब जाके ये 575 बना होगा, इमेजिन करो, ठीक है। अभी फेस वैल्यू 10 है, मार्केट वैल्यू 5 है, मतलब मार्केट वैल्यू कम है, कम होता है तो मतलब शेयर डिस्काउंट पे, तो शेयर इज एट डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑफ रुपीज, ऑफ नहीं लिखा तो चलेगा क्योंकि इधर ऑफ नहीं है तो मैंने ऑफ नहीं लिखा, उधर ऑफ था इसलिए मैंने ऑफ लिखा, तो डिस्काउंट ऑफ रुपीज 5 है ना, 5 डिस्काउंट हो गया ना कम, और ये डिस्काउंट 50 रुपए के डिस्काउंट में चल रहे हैं, मतलब 50 इसमें से निकालो, 200 में से 50 निकालोगे तो 150 बनेगा, तो ये 150 रुपया देगा, 150 150 150 हो गया, समझ में आ गया, चलो क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी थोड़ा सा ये करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस करते हैं। क्या बोला है, इफ द फेस वैल्यू, कभी भी पहले गिवन इन्फॉर्मेशन लिख दो, इफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज ₹100 और शेयर्स जो है वो प्रीमियम में चल रहे हैं, आप लोग देख लो कौन से बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, शेयर इज एट प्रीमियम ऑफ ₹65, देन व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर, 1 मार्क्स का ही सम है, तो बहुत सिंपल है, वी नो दैट कि मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर क्या हो जाएगा, प्रीमियम में चल रहे हैं ना, तो फॉर्मूला होगा मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला होगा फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, बस ये फॉर्मूला लिखना है आपको। सो दिस इज द कंडीशन फॉर द प्रीमियम, तो 100 + 65 दैट इज ₹165 इज द आंसर, बस हो गया, क्लियर हुआ, 100 + 65। अब क्या बोला है, 50 शेयर ऑफ फेस वैल्यू, so 50 share of face value 10 were purchased for the market value of 25. Company declare 30% dividend on the shares. Find sum invested, dividend receive, rate of return. मैं तुमको बताती हूँ, इस एक क्वेश्चन से आपका सब हो जाएगा, कोई टेंशन की बात ही नहीं है अभी। ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना, ये इतना अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपका सारा क्लियर हो जाएगा, सम इन्वेस्टेड, डिविडेंड, आरओआर सब आ जाएगा। तो देखो पहले हम लोग लिखेंगे कि क्या दिया है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे, अब ये ना इसको इमेजिन करके चलना कि एक कोई इंसान है, वो क्या करता है 50 शेयर खरीदता है, ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर क्या है 50 है, तो हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा बेटा 50 हो जाएगा, ठीक है। तो 50 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू भी दिया, इधर फेस वैल्यू भी काम का रहेगा क्योंकि कंपनी जो है वो फेस वैल्यू के ऊपर डिविडेंड देता है, ठीक है। तो फेस वैल्यू है 10 एंड मार्केट वैल्यू जो है वो क्या है ₹25, और यहाँ पे जो रेट ऑफ डिविडेंड है, यानी कि कंपनी ने कितना जितना भी उनको प्रॉफिट हुआ है ना, उस प्रॉफिट का वो 30% अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। तो फिर रेट ऑफ डिविडेंड है 30%, तो हमको ये 3 चीज निकालनी है। तो चलो सबसे पहले हम लोग सम इन्वेस्टेड निकालते हैं। तुम लोग पहले तो फॉर्मूला लर्न कर दो, व्हाट इज द फॉर्मूला बेटा सम इन्वेस्टेड का, सब लोग मुझे कॉमेंट में बताओ सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला क्या है, अभी याद है कि नहीं। सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला होता है कि कितना इन्वेस्टमेंट करेगा, वो 50 शेयर खरीद रहा है बरोबर एक कंपनी के, तो सम इन्वेस्ट कितना किया उसने, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू, क्योंकि शेयर की बाइंग सेलिंग मार्केट वैल्यू के ऊपर होती है, खरीदना लेना देना मार्केट वैल्यू, तो नंबर ऑफ शेयर कितना खरीद रहा है वो 50 इंटू मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर इज 25, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये 0 लिखोगे एंड 25 इंटू 5 होता है 125, तो 1250 इज द सम इन्वेस्टेड, ये क्या हो जाएगा सम इन्वेस्टेड हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकेंड,
तो सेकंड क्या है, डिविडेंड रिसीव, टोटल डिविडेंड कितना रिसीव हुआ, वो जो पर्सन है उसने 50 शेयर खरीदे उस कंपनी के, उस कंपनी को प्रॉफिट हुआ है तो अभी वो प्रॉफिट बांटेंगे शेयर होल्डर्स के साथ। तो पहले मैं डिविडेंड पर शेयर निकालूंगी कि एक शेयर के पीछे शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड मिल रहा है। तो पहले बोला जाएगा डिविडेंड पर शेयर, मैं तो ऐसे ही निकालती हूँ, ठीक है, डिविडेंड पर शेयर, एक शेयर के पीछे कितना मिलेगा, तो दैट इज कितना डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, रेट कितना डिक्लेयर हुआ है, 30%, 30% मिलेगा। 30% ऑफ व्हाट बेटा, फेस वैल्यू, क्योंकि फेस वैल्यू के ऊपर डिविडेंड मिलता है, ठीक है। आप लोग प्लीज अपने बोर्ड एग्जाम में फॉर्मूला लिखना, फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, डिविडेंड पर शेयर का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ डिविडेंड इंटू फेस वैल्यू, इंटू फेस वैल्यू, ठीक है, फेस वैल्यू के ऊपर डिविडेंड दिया जाता है। तो ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, तो मतलब 3 रुपया मिलेगा, एक शेयर के पीछे 3 रुपया मिल रहा है सारे शेयर होल्डर्स को। सारे का छोड़ो, इसका सोचो, तो उसने एक शेयर के पीछे 3 रुपया मिल रहा है ना, बट उसने तो नंबर ऑफ शेयर 50 खरीदे हैं ना, तो देयरफॉर टोटल डिविडेंड इनकम क्या होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड रिसीव। चलो हम लोग डिविडेंड रिसीव लिख देते हैं, डिविडेंड रिसीव या डिविडेंड इनकम बोलो एक ही बात होता है। तो डिविडेंड रिसीव क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ शेयर उसने खरीदा है 50 इंटू फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो डिविडेंड पर शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर है 50 इंटू 3, एक शेयर के पीछे 3 रुपया, तो 50 शेयर के पीछे कितना मिलेगा, 150, है ना, क्योंकि ये 150 रुपया मिलेगा। डन। अब आ जाते हैं थर्ड, आरओआर। आरओआर निकाल, मतलब आरओआर मतलब रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब कि अगर वो पर्सन इस कंपनी में इतना इन्वेस्ट कर रहा है और उसको रिटर्न कितना मिल रहा है, कितना मिल रहा है ना? ये डिविडेंड उसका रिटर्न है, उसको कंपनी से मिल रहा है। तो आरओआर मतलब रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसको परसेंटेज में हम लोग बताएंगे कि ये अपने कंपनी में इतना डालता है लेकिन उसको वहां से 150 मिल रहा है, तो आरओआर कितना बनेगा, मतलब कितना परसेंटेज उसका रिटर्न आया। तो आरओआर क्या है, फॉर्मूला हमारा है डिविडेंड इनकम। अभी तुम लोग लिख देना फॉर्मूला, मैं बता देती हूँ। डिविडेंड इनकम ऊपर डी है, याद रखना, और नीचे आएगा सम इन्वेस्टेड इनटू 100, ठीक है। तो यहाँ पे ये जीरो गया, फिर यहाँ पे 5 से कट कर लेंगे, 5 2 जा 10, 2 बचेगा, 5 5 जा 25 एंड 5 2 जा 10, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 0 जा 5 1 जा 5 6 जा 30, तो 6 2 जा कितना हो जाएगा 12, तो 12% इज द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब कि वो जो पर्सन है वो अगर उस कंपनी में कुछ भी डालता है अगर, तो उस वहां से उसको 12% उसका रिटर्न मिलेगा उसको, ठीक है। ओके, डिविडेंड के थ्रू जो रिटर्न मिल रहा है वो 12% मिल रहा है, बाकी तो शेयर का जो ये जो पैसा उसने डाला है उसका जो रिटर्न है 150 रुपया उसको मिल रहा है ना कंपनी की तरफ से, तो दैट इज परसेंटेज में उसको बोलेंगे कि उसका 12% रिटर्न है वहां से, ठीक है। ये हो गया, कुछ समझ में आया। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट। अब देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग मतलब इसमें नंबर ऑफ शेयर निकालना है। तो नंबर ऑफ शेयर का ये एक्टिविटी फॉर्म में आया था कि स्मिता नाम की एक लड़की है, ये एक्टिविटी 2 से 3 बार सेम एक्टिविटी रिपीट हुआ है बोर्ड एग्जाम में। मैंने आपको पीवाई क्यूज दिए, अगर आपको नहीं पता है चैप्टर वाइज मैंने पीवाई क्यूज आपको दिए हुए, इसमें मैंने ऑब्जर्व किया था ये स्मिता वाला एक्टिविटी 2 से 3 बार आया है, ठीक है। सम इन्वेस्टेड, स्मिता ने कितना इन्वेस्ट किया, 12,000 इन्वेस्ट किया है, एंड परचेज द शेयर ऑफ फेस वैल्यू 10 एट द प्रीमियम ऑफ ₹2, मतलब उसने कंपनी में 12,000 रुपया इन्वेस्ट किया और उसने शेयर खरीदा जिसका फेस वैल्यू था 10, और जब शेयर प्रीमियम में चल रहे थे ₹2 के। फाइंड द नंबर ऑफ शेयर शी परचेज, ओके, उसने कितना नंबर ऑफ शेयर खरीदा। चलो एक्टिविटी छोड़ो, मुझे तुम लोग अभी फॉर्मूला बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ शेयर। मैंने पीछे दिया था, नंबर ऑफ शेयर का फॉर्मूला होता है कि उसने कितना टोटल इन्वेस्टमेंट किया, अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो ये देखो, तो मार्केट वैल्यू नहीं है हमारे पास, सम इन्वेस्टेड है दैट इज 12,000, ठीक है। अभी मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर क्या हो जाएगा, तो देखो मार्केट तो फेस वैल्यू है, शेयर प्रीमियम में चल रहा है, तो मार्केट वैल्यू क्या हो जाता है, फेस वैल्यू प्लस यहाँ पे आएगा प्रीमियम, है ना, मार्केट वैल्यू निकालना पड़ेगा, दैट इज 10 + 2, 10 + 2 12। अभी ये फॉर्मूला है जो मैंने बोला था, तो सम इन्वेस्टेड कितना है 12,000, तो 12,000 अपॉन मार्केट वैल्यू 12, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 शेयर्स उसने खरीदे, ठीक है। एक शेयर का प्राइस है 12, तो 1000 का हो जाएगा 12,000, सिंपल। देखो इतना इजी है। अब है ना, इसी इसी प्रैक्टिस सेट के द्वारा 4.3 के द्वारा एक म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है, जो मुझे नहीं पता कि इसके रिलेटेड सम्स आएगा कि नहीं आएगा। वो बहुत बच्चे मुझे कमेंट में लिखते हैं कि नेट असेट वैल्यू के बारे में कुछ बताओ, नेट असेट वैल्यू के बारे में कुछ बताओ, तो मैं थोड़ा सा 5 मिनट का ज्ञान आपको दे देती हूँ, सुन लेना, वेरी इजी। आया भी तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, वरना नहीं भी आएगा, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड क्या होता है, जैसे शेयर कैसा एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है ना, हम शेयर खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर्स में, वैसे म्यूचुअल फंड भी क्या है, एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है ये। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रोफेशनल लोग बैठे हुए रहते हैं। तो म्यूचुअल फंड इज प्रोफेशनली मैनेज्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम, investment scheme usually run by a
AMC, दैट इज असिस्ट मैनेजमेंट कंपनी। ओके, मतलब कि ये एक प्रोफेशनल लोगों से रन किया जाता है ये म्यूचुअल फंड जो है वो। ठीक है, वहां पे ऑलरेडी प्रोफेशनल लोग बैठे हैं और हम क्या करते हैं, मैं एकदम शॉर्ट में समझाती हूँ कि मैं क्या करूंगी, अगर मान लो मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है ये शेयर्स एंड ऑल का और मुझे कुछ पता नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, म्यूचुअल फंड में अपने पैसे डाल दूंगी। वहां पे प्रोफेशनल लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो वो क्या करेंगे, मान लो मैंने 10,000 रुपया म्यूचुअल फंड में डाल दिया, तो वो क्या करेंगे, जो जो मैंने 10,000 रुपए डाले हैं ना, तो वो प्रोफेशनल लोग क्या करेंगे, अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, मान लो उन्होंने कुछ 10 कंपनी होगी, कुछ ऐसे कुछ 10 प्रकार के कुछ इन्वेस्टमेंट्स हो गए उनके, उन लोग प्रोफेशनल हो गए, उनको हमसे भी ज्यादा नॉलेज है कि कहाँ पे कैसे किधर इन्वेस्ट करने का। तो वो क्या करेंगे, 10 अलग अलग जगह पे मेरे पैसे लगाएंगे। मान लो मैंने 10,000 रुपए दिया ना उनको, तो 10,000 कहीं 1 पे लगा दिया, 10,000 कहीं 2 पे लगा दिया, 10,000 कहीं 3 पे लगा दिया। तो ऐसे ऐसे करके वो अलग अलग जगह मेरे पैसे इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। ठीक है, तो अगर मान लो कहीं अगर 2-3 जगह से लॉस भी हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, बाकी जगह से मुझे प्रॉफिट होगा। तो ऐसे करके क्या होगा ना कि यहाँ पे क्या होगा कि अगर कहीं पे लॉस हुआ तो कहीं पे प्रॉफिट है, तो बैलेंस हो जाता है वो। तो ऐसे ही है ना कि क्या होता है ना, इन्वेस्टर क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, और वो म्यूचुअल फंड में प्रोफेशनल लोग जो बैठे हैं वो अलग अलग गोल्ड में अलग अलग जगह कहीं पे भी इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ऐसा होता है ये। तो यहाँ पे आपको क्या समझना है, सुनो अच्छे से। तो यहाँ पे जैसे शेयर मार्केट में क्या होता है, शेयर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एज वी डिस्कस शेयर्स फॉर द इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट, वी गेट यूनिट्स व्हेन वी इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो हमको यूनिट्स मिलते हैं। जैसे हम शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो हमको शेयर्स मिलते हैं, मेरे पास इस कंपनी के इतने शेयर है, उतने शेयर है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमको यूनिट्स मिलते हैं। तो ये कंपेयर करके चलो तो शायद आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। जैसे अभी मैं यहाँ पे लिखती हूँ, वो आप मेरे साथ लिखो। शेयर मार्केट में जैसे क्या होता है, शेयर्स होता है, बरोबर। तो वैसे ही आप लोग इसके नीचे लिखो कि म्यूचुअल फंड में क्या होगा, म्यूचुअल फंड में क्या होगा, यूनिट्स होगा। ओके, यूनिट्स होगा। और जैसे हमने क्या सीखा था कि शेयर की बाइंग एंड सेलिंग मार्केट वैल्यू के ऊपर होती है, तो शेयर की जो बाइंग एंड सेलिंग होती है वो मार्केट वैल्यू के ऊपर होती है, बरोबर। उसको हम लोग मार्केट वैल्यू बोलते हैं। तो वैसे ही जो यूनिट है ना, उसकी जो वैल्यू होती है ना, एक यूनिट की जो वैल्यू होती है ना, उसको, जिसमें यूनिट को हम बाई एंड शेयर करते हैं, बाई एंड सेल करते हैं, तो वो होता है, उसको बोलते हैं नेट असेट वैल्यू। तो जैसे शेयर का मार्केट वैल्यू होता है, वैसे ही यूनिट का नेट असेट वैल्यू होता है। क्या होता है, नेट असेट वैल्यू। ये कंपेयर करके चलो। ठीक है, तो द मार्केट वैल्यू ऑफ अ यूनिट, वैसे ही मतलब कि जैसे कि शेयर का मार्केट वैल्यू होता है, वैसे ही जो यूनिट का वैल्यू होता है उसको हम लोग बोलते हैं द वैल्यू ऑफ अ यूनिट। एक यूनिट का वैल्यू जो होता है उसको बोलते हैं नेट असेट वैल्यू। ठीक है, नेट असेट वैल्यू कंपेयर कर रहे हो ना, शेयर में जैसे शेयर मार्केट में शेयर्स होता है, वैसे म्यूचुअल फंड में यूनिट होता है। और शेयर का बाइंग एंड सेलिंग मार्केट वैल्यू के ऊपर होता है, वैसे यूनिट को हम जिस वैल्यू से बाई करते हैं, सेल करते हैं, उसको नेट असेट वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या होगा, सीन ऐसा होगा। अभी जैसे इसका फॉर्मूला एक फॉर्मूला था, देखो। शेयर का फॉर्मूला क्या होता था, सम इन्वेस्टेड, मतलब हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका फॉर्मूला क्या था, सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला होता था नंबर ऑफ शेयर इनटू क्या, मार्केट वैल्यू, बरोबर। हम मार्केट वैल्यू पे शेयर की बाइंग एंड सेलिंग करते थे, याद आया। तो वैसे ही अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं बेटा, कंपेयर करूं ना, तो म्यूचुअल फंड में अगर हम कोई खरीद रहे, मतलब हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट बोल सकते हो। देखो ये टोटल फंड वैल्यू, ठीक है, टोटल फंड वैल्यू। अब मैं ये फॉर्मूला का आपको डिराइव बता रही हूँ, डेरिवेशन बता रही हूँ कैसे आया, वो बस उसका उल्टा फॉर्म में लिखा है, मैं आपको टोटल करती हूँ। सम इन्वेस्टेड मतलब टोटल कितना इन्वेस्ट किया, ये समझ रहे हो ना, शेयर मार्केट का किया था। तो इसका करो, तो इसमें अगर हम लोग म्यूचुअल फंड में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं टोटल फंड वैल्यू। ठीक है, क्या बोलेंगे, मान लो टोटल फंड वैल्यू, मतलब वही सम इन्वेस्टेड, टोटल फंड वैल्यू। तो टोटल फंड वैल्यू क्या होगा, तो दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर। तो इसमें नंबर ऑफ शेयर नहीं होता, इसमें नंबर ऑफ यूनिट होता है। तो इसमें शेयर की जगह पे यूनिट है ना, तो दैट इज नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू, इसमें मार्केट वैल्यू होता है, बट इसमें क्या होता है, नेट असेट वैल्यू होता है। तो इसकी जगह पे नेट असेट वैल्यू आ जाएगा। तो ये हमारा नया फॉर्मूला है, तो दिस इज अवर न्यू फॉर्मूला। तो टोटल फंड वैल्यू तुम लोग कंपेयर करोगे तो ही समझ में आएगा। जैसे उसमें सम इन्वेस्टेड होता है, तो सम इन्वेस्टेड इज नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। तो म्यूचुअल फंड में क्या होगा, टोटल फंड वैल्यू विल बी, नंबर ऑफ शेयर नहीं होगा, शेयर की जगह पे यूनिट्स होगा, एंड मार्केट वैल्यू नहीं होगा, उसकी जगह पे होगा नेट एसेट वैल्यू। तो यही हो गया कि टोटल फंड वैल्यू इज इक्वल टू, ये देखो मैंने जो लिखा है वही है, नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू नेट एसेट वैल्यू। ठीक है, थोड़ा सा इन लोग ने ऐसे लिखा है, मैंने वैसे लिख दिया है, बट वही है, तुम ऐसे लर्न करो। ठीक है, तो अभी ये कुछ हमारे टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व एग्जांपल्स है। तो ये फॉर्मूला है, मैंने बता दिया आपको, बस फॉर्मूला आप लिख दो, टोटल फंड वैल्यू इज इक्वल टू
नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू नेट असेट वैल्यू। तो एक ये दो एग्जांपल है, अभी आपको समझ में आ जाएगा, इसको आप करके चले जाना। यहाँ पे क्या बोला है, इफ टोटल वैल्यू ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम इज 200 करोड़ एंड 8 करोड़ यूनिट्स आर इशूड, देन फाइंड द नेट असेट वैल्यू ऑफ 1 यूनिट। अब इतना हाई फाई है ना, तुम लोग बस फॉर्मूला लर्न करो ना। मैंने तुमको फॉर्मूला दिया है, क्या फॉर्मूला दिया है बोलो? टोटल फंड वैल्यू, फॉर्मूला क्या दिया है, मैंने क्या दिया है वो लिखो भाई। टोटल फंड वैल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू नेट असेट वैल्यू, है ना। तो हमको आई थिंक ये निकालना है, ये निकालना है। देखो टोटल फंड वैल्यू दिया हुआ है 2000 करोड़ दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 200 करोड़, तो 200 करोड़, ठीक है। इसके नीचे तो एंड 8 करोड़ यूनिट्स वेयर इशूड, तो 8 करोड़, करोड़ लिखो हाँ, क्योंकि उसमें अभी जीरो डालने का अपना जीरो नहीं डालना है। तो 8 करोड़ जो यूनिट्स है उसको इशू किए गए हैं। तो फाइंड द नेट असेट वैल्यू, तो ये हमको फाइंड करना है। तो ये मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में भेज दो इधर। तो 800 करोड़ डिवाइड बाय, वैसे करोड़ वड़ोड़ में इतना क्वेश्चन तो आएगा नहीं, बट ठीक है। तो ये करोड़ करोड़ कैंसिल हो गया, इसके करोड़ के जितने जीरो, इसके जीरो कैंसिल हो गए। अब ये सॉल्व कर लो, 8 वन जा 8, 8 फोर जा, 8 फोर जा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 8 थ्री जा भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, 8 टू जा 16, 4 बचेगा और ये 8, नहीं 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 सॉरी, कितना हो जाएगा 5, 8 फाइव जा 40, है ना। तो 25 यूनिट्स, तो 25 आया ना आंसर, 25, तो मतलब 25 रुपीज। ओके, करोड़ करोड़ कैंसिल हो गया ना, तो मतलब कि एक यूनिट। तो व्हाट इज द नेट असेट वैल्यू ऑफ 1 यूनिट, तो दैट इज ₹25। ₹25 इज द वैल्यू ऑफ 1 पर यूनिट, पर यूनिट। ठीक है, वैसे आप सेकेंड वन कर लेना, इजी हो जाएगा। आई होप इजी हो जाएगा और इसका ज्यादा टेंशन लेना मत। ओके, तो बस ये थोड़ा सा म्यूचुअल फंड बीच में डाल दिया मैंने। अब आ जाते लास्ट प्रैक्टिस एट ब्रोकरेज के ऊपर है। तो बहुत बच्चे इधर पता नहीं बहुत घबराते हैं, टेंशन लेते हैं, बट मैं बोलूं इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट प्रैक्टिस एट। चलो सब लोग पानी पी लो, क्योंकि आपको एक ब्रेक तो चाहिए। तो मैं बोलूं 4.3 में ज्यादा कुछ था भी नहीं, बस वही था हमारा ROR वाला था। और एक बात, एक मैं तुमको एक चीज बता देती हूँ, 4.3 से एक ये क्वेश्चन जरूर कर लेना। 4.3 आप टेक्स्ट बुक निकालो सब लोग, उसपे जो लास्ट का सम है ना, और वो जोसफ वाला भी कर लेना। जोसफ वाला जो है ना, कि जोसफ ने टोटल 3 कंपनी में इन्वेस्ट किया है, ABC, तो टोटल इन्वेस्टमेंट निकालना है, वो सम करना। और जो लास्ट सम है ना 4.3 का, दैट इज किस कंपनी का कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। कभी ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि दो कंपनी का डेटा दिया है, कंपनी ए कंपनी बी है, उसका मार्केट वैल्यू इसका मार्केट वैल्यू दिया है, इसके नंबर ऑफ शेयर इतने खरीदे हैं, तो कौन सी कंपनी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। तो ये हमेशा याद रखना, जिस कंपनी का ROR ज्यादा आता है ना, तो वो कंपनी ज्यादा प्रॉफिटेबल होती है। तो ROR निकालना तो मैंने तुमको सिखा ही दिया है, बरोबर। तो जिस कंपनी का ROR रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा आएगा, तो वो कंपनी ज्यादा प्रॉफिटेबल होगी। तो ये 4.3 से 2 क्वेश्चन कर लेना। अब आ जाते हैं डायरेक्टली लास्ट प्रैक्टिस सेट। पानी पियो। हम्म, अब आते हैं लास्ट प्रैक्टिस सेट, ब्रोकरेज एंड GST ऑन ब्रोकरेज। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी कि जो शेयर्स के ब्रोकर होते हैं, अभी देखो एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हमको शेयर्स के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में कुछ पता नहीं होता है कि कौन से कंपनी के शेयर खरीदने हैं बेचने हैं। तो क्या होता है ना कि हम किसी के पास जाते हैं और वो हमारी हेल्प करते हैं शेयर्स को खरीदने में बेचने में, उन्हीं को बोलते हैं शेयर्स ब्रोकर, मतलब दलाल, जो दलाल होते हैं। ठीक है, आप लोग को पता ही है कि अगर हम रूम खरीदने जाते हैं या हमको रूम बेचना है, तो हम वो रूम के जो ब्रोकर्स होते हैं, तो दलाल होते हैं, आपको पता ही होगा। वैसे शेयर्स के भी ब्रोकर होते हैं। तो वो ब्रोकर क्या कर रहे हैं, हमको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। दे आर हेल्पिंग अस टू बाय द शेयर्स एंड सेल द शेयर्स। तो वो सर्विस जो होती है ना, ये GST के अंडर आती है। तो आप लोगों को तो पता ही है कि GST एक गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। तो जो शेयर्स जो जो GST लगता है ब्रोकरेज के ऊपर, वो 18% लगता है। ये आगे डिस्कस होगा, ये मैं बाद में बताती हूँ। देखो अब आ जाते हैं ब्रोकरेज एंड GST ऑन ब्रोकरेज। तो यहाँ पे देखो, पहले आ जाते हैं ब्रोकरेज, और या ब्रोकर का मतलब समझते हैं। तो वी डायरेक्टली कांट गो टू द स्टॉक मार्केट, हम स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली जा नहीं सकते, एंड हम उसको बाय और सेल नहीं कर सकते शेयर्स को। तो जो रजिस्टर्ड मेंबर्स होते हैं ना, जो रजिस्टर्ड मेंबर्स होते हैं, या जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, या जो एजेंसी होती है स्टॉक मार्केट की, वो क्या करती है, हमको बाय एंड सेल करने पे हम हमारे तरफ से, हमारे बिहाफ में वो बाय एंड सेल करने में हमारी मदद करती है। ठीक है, तो दिस मेंबर्स, उन्हीं को हम लोग शेयर ब्रोकर्स बोलते हैं। और वो जो शेयर ब्रोकर्स है, वो अपना एक फीस लेंगे, क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, दे विल चार्ज सम अमाउंट।
ओके, वो कुछ चार्ज करेगी अमाउंट, तो उसी को हम लोग ब्रोकरेज बोलते हैं। तो ब्रोकर मतलब दलाल, और वो जो अपना फीस लेते हैं, चार्ज लेते हैं, उसको दलाली बोलते हैं, यानी कि ब्रोकरेज। ठीक है, तो ब्रोकरेज जो लेता है, जो दलाल है ना, जो दलाल है, ये दलाल है मान लो, फिर तो ये जो दलाल है वो अपना जो ब्रोकरेज लेगा, जो अपना फीस लेगा, उसी को हम लोग ब्रोकरेज बोलते हैं। तो वो किसके ऊपर लेता है? मार्केट वैल्यू के ऊपर लेता है, ये भी याद रखो, वो मार्केट वैल्यू के ऊपर लेगा। ठीक है, याद रखना। और जो भी वो दलाली उसकी निकल के आती है, ठीक है, मान लो कि एक शेयर था, वो 200 रुपए का था, ठीक है, वो 200 रुपए का था, बट मैं अगर डायरेक्टली खरीदने जाती तो वो शेयर मुझे 200 रुपए में मिल जाता। लेकिन अभी क्योंकि मैं दलाल के थ्रू खरीदने गई हूँ, तो मुझे दलाल को दलाली देनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा हो जाता है कि परचेज वैल्यू परचेज वैल्यू ऑफ वन शेयर, अगर मैं एक शेयर की बात करूं, तो मेरी परचेज वैल्यू क्या हो जाएगी? जो उस शेयर का मार्केट वैल्यू है वो, प्लस मुझे दलाली भी देनी पड़ेगी, जिसको हम लोग ब्रोकरेज बोलते हैं। तो मान लो कि इसकी दलाली थी 6 रुपीज, हाँ अभी मैं छोटा ही अमाउंट ले रही हूँ, 6 रुपीज, तो मतलब मुझे कितना देना पड़ेगा? 200 रुपया जो वो शेयर का प्राइस है, प्लस 6 रुपीज मेरा जो दलाली आया, तो ये 6 रुपया तो इसके पास ही रहेगा। तो टोटल जो मेरे जेब से पैसा गया वो 206 रुपया गया। ठीक है, और एक जीएसटी का भी कॉन्सेप्ट आता है, जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, मतलब जो ये दलाली होगी ना 6 रुपया, अगर मान लो ये 6 रुपया है, इसके ऊपर जीएसटी लगेगा, और वो जीएसटी भी मैं ही पे करूंगी, क्योंकि मैं कस्टमर हूँ, कंज्यूमर देता है ना जीएसटी। तो आगे जाके अगर ये देखो, आप लोग को तो पता ही है ना, मैंने आप लोग को एक जीएसटी आईएन वाला कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक है, अगर ये दलाल के पास जीएसटी आईएन है, जीएसटी आईएन मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है, तो ही ये जीएसटी ले सकता है अपने कस्टमर से, तो वो ऑप्शनल होता है। मतलब इसके आगे फॉर्मूला और बढ़ भी सकता है। परचेज वैल्यू ऑफ वन शेयर क्या होता है? जो उसका मार्केट वैल्यू है वो शेयर का, प्लस जो दलाली है, प्लस दलाली के ऊपर जीएसटी, दैट इज जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। ये जो 6 रुपया है ना, इसके ऊपर जीएसटी लगेगा, ये 6 रुपया के ऊपर, और कितना लगता है? वो 18% लगता है, 18%। तो वो ऑलरेडी रेट डिसाइडेड है, ये याद रखो। मैंने इधर उसको नहीं लिखा है क्या? ये बहुत गलत काम किया है मैंने। तो ये एमसीक्यू में आता है कि 18% जीएसटी का रेट है। तो रेट ऑफ जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, रेट ऑफ जीएसटी ऑन ब्रोकरेज इज 18%। प्लीज इसको ध्यान रखना, ये एमसीक्यू में आएगा। ठीक है, ओके। और एक बात सुनो, तो अगर मान लो अगर मुझे और इसको आगे करना है, तो मैं ऐसे कर सकती हूँ, प्लस अगर मैं 18% ऑफ 6 रुपीज निकालू, 18% ऑफ 6, तो इसका क्या हो जाएगा? 6 8 जा 48, और 6 और ये 10, और ये डिवाइड में आ गया 100, मतलब 1.08 रुपीज इज द जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। ठीक है, तो मतलब अगर इसको ऐड करेंगे 1.08, तो ये अगर सबको ऐड करेंगे तो मेरा जो प्राइस है वो हो जाएगा 207.08। ठीक है, ये भी आ जाता है, ये ऑप्शनल होता है। अगर क्वेश्चन में डिस्कशन चला है जीएसटी का, तो ही ये प्लस करने का, वरना ये दोनों ही रहता है, बस ऐसा होता है। मतलब अगर मैं शेयर, देखो अगर मैं शेयर ब्रोकर के थ्रू, दलाल के थ्रू खरीदने जा रही हूँ एक ही शेयर, तो वो शेयर का मान लो मार्केट वैल्यू है 200 रुपया। ठीक है, और वो अच्छा खासा हमारा ब्रोकर है, मतलब उसके पास जीएसटी आईएन है, तो मतलब वो जीएसटी आईएन है, मतलब वो जीएसटी भी लेगा मुझसे। ठीक है, तो ये सब अभी फॉर्मूला क्या बन जाएगा? परचेज वैल्यू ऑफ वन शेयर विल बी मार्केट वैल्यू जो है वो शेयर का, प्लस उसकी दलाली, प्लस जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। ठीक है, मार्केट वैल्यू है 200, और ब्रोकरेज कैसे निकालते हैं टीचर? तो ब्रोकरेज का फॉर्मूला क्या होगा? उसका जो रेट होगा, अभी तो मैंने डायरेक्टली आपको दे दिया, ये 6 रुपीज कहाँ से आया? एक्चुअली में ये तो मैंने डायरेक्टली आपको दे दिया है, नहीं तो उसका रेट होता है, रेट दिया रहेगा। तो ये ब्रोकरेज हो गया, प्लस दला, इसके ऊपर 18% जीएसटी टैक्स लगेगा, टैक्स, और ये टैक्स ये नहीं रखेगा, ब्रोकर अपने पास नहीं रख सकता, ये गवर्नमेंट को जाएगा, गवर्नमेंट को दे देगा वो। ठीक है, वो आप चिंता मत करो, ये 6 रुपया उसका, और ये किसका? ये उस शेयर का प्राइस है। ठीक है, मेरे जेब से ज्यादा गया, क्यों गया? ऑब्वियसली क्योंकि मैं दलाल के थ्रू शेयर खरीद रही हूँ, अगर डायरेक्ट खरीदती तो 200 रुपया ही जाता। तो ये परचेज वैल्यू पे क्या होता है? इसमें दो केस होता है, अगर हम शेयर खरीदने जा रहे हैं ब्रोकर के थ्रू, तो यहाँ पे ब्रोकरेज और जीएसटी ऑन ब्रोकरेज ऐड हो जाता है, मतलब यहाँ पे ये प्लस आता है, प्लस आता है। लेकिन अगर मैं शेयर को मुझे बेचना है, मान लो यही सेम शेयर मैंने जो खरीदा था, अब मुझे ये बेचना है, मैं तंग आ गई हूँ, इसको मुझे नहीं चाहिए, तो तब होता है परचेज प्राइस ऑफ वन शेयर, था ना, दिस इज द कंडीशन नंबर 1। अब आता है कंडीशन नंबर 2, दैट इज सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर। तो सेलिंग प्राइस में क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर, सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर का फॉर्मूला होता है, दैट इज मार्केट वैल्यू जो है उसका, वो इसमें क्या होगा? माइनस होगा, माइनस ब्रोकरेज, इसमें माइनस आएगा, माइनस ब्रोकरेज और माइनस जीएसटी ऑन ब्रोकरेज,
माइनस होगा, जहां पे प्लस प्लस है ना यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। ऐसा क्यों? अभी तुम ही इमेजिन करो कि मुझे है ना वो जो मैंने जो शेयर खरीदा था वो मुझे बेचना है, 200 रुपए का शेयर है, मान लो मुझे बेचना है, मान लो उसकी अभी भी मार्केट वैल्यू 200 ही चल रही है, मुझे बेचना है उसको। अगर मैं उसको बेचने जाऊंगी दलाल के थ्रू, तो अगर मान लो मैंने उसको बेच दिया 200 रुपए में, उसको मैंने बेच दिया, तो क्या 200 रुपए पूरे मेरे जेब में आएंगे क्या? नहीं। इसमें क्या होगा, 200 रुपए में मैंने बेचा, उसका मार्केट वैल्यू 200 था, लेकिन इसमें माइनस क्या होगा, ब्रोकरेज होगा, क्योंकि दलाल अपनी दलाली लेगा। मान लो उसका 6 रुपया दलाली का है, वो गया मेरे जेब से ही जाएगा ना, मुझे ही तो देना है। और इसमें क्या होगा, माइनस जीएसटी ऑन ब्रोकरेज होगा, मतलब माइनस 0.18 होगा। तो मतलब कि कितने में फिर वो शेयर, मतलब मेरे जेब में कितना आएगा, सेलिंग प्राइस मतलब क्या हो जाएगा, तो 200 में से 6 जाएगा पहले, तो 194 होगा। फिर 194 में से हम क्या करेंगे, माइनस 1.08 करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3, तो 192.92, तो 192.92 रुपीज मेरे जेब में, यानी कि वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, क्योंकि मेरे जेब से ही जाने वाला है सब पैसा। समझ में आया? तो ये इसका आंसर है। तो बस ये दो केसेस याद रखो, परचेज के टाइम पे प्लस होता है, सेलिंग के टाइम पे माइनस होता है। ठीक है, तो अभी थोड़ा क्वेश्चन करेंगे तो तुमको समझ में आएगा। चलो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सब लोग इसको रीड करो अपने मन में एक बार। क्या बोला है, द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर हमको दिया है, फेस वैल्यू है 100 और मार्केट वैल्यू जो है शेयर का वो है 150। तो रेट ऑफ ब्रोकरेज मतलब जो जो हमारा ब्रोकर है ना, जो दलाल है, उनका भी एक रेट होता है कि वो इतना परसेंटेज लेता है, ऐसा। तो इसका 2% है। तो हम लोग को बोला है फाइंड द ब्रोकरेज पेड ऑन द वन शेयर, मतलब हमको बस इतना बताना है कि कितना ब्रोकरेज पे किया एक शेयर के पीछे। तो ब्रोकरेज ऑन वन शेयर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो तुम लोग को तो पता है कि जो हमारे शेयर ब्रोकर्स होते हैं वो मार्केट वैल्यू के ऊपर चार्ज करते हैं। तो ब्रोकरेज ऑन वन शेयर इज इक्वल टू, जो उसका रेट है 2%, डोट का लेता है वो, किसका, डोट का ऑफ मार्केट वैल्यू, ऑब्वियसली मार्केट वैल्यू के ऊपर लेगा। ओके, तो 150 का 2% कितना होता है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 15 टू जा हो जाएगा 30, 30/10, तो ये 0 0 कैंसिल, मतलब 3 रुपीज। तो एक शेयर के पीछे वो जो दलाल है वो 3 रुपया ले रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ब्रोकरेज पेड ऑन वन शेयर, एक शेयर के पीछे कितना पे करना पड़ेगा, तो फॉर्मूला है रेट ऑफ ब्रोकरेज, ये लिख के रखो ना भाई, रेट ऑफ ब्रोकरेज, रेट ऑफ ब्रोकरेज जो उस ब्रोकर का जो रेट है, इनटू क्या होगा, मार्केट वैल्यू। क्यों होगा, क्योंकि शेयर ब्रोकर्स जो है वो मार्केट वैल्यू के ऊपर अपना चार्ज करेंगे। अभी यहाँ पे देखो सोल्यूशन क्या दिया है, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज 200, ठीक है, और अभी ब्रोकरेज का जो रेट है, अभी ये दूसरा दलाल है, इसका रेट थोड़ा कम लग रहा है, कम है ना, कि उतना ही है, पता नहीं, छोड़ो अभी, 0.3% चार्ज करता है वो। देन फाइंड द परचेज वैल्यू ऑफ द शेयर, मतलब वो शेयर कितने में मिलेगा। तो परचेज वैल्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, तुम लोगों को मैं बताती हूँ। परचेज वैल्यू ऑफ वो शेयर, मतलब मान लो एक शेयर है, मैं खरीदने गई उसको, 200 रुपए का वो शेयर है, मुझे खरीदना है वो, बट मैं दलाल के थ्रू खरीदने जाऊंगी, क्यों, क्योंकि इधर डिस्कशन ब्रोकरेज का हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जीएसटी का डिस्कशन नहीं हुआ। यहाँ पे लिखा है क्या, जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी 18% नहीं लिखा, तो मतलब ये नहीं आएगा। तो परचेज वैल्यू ऑफ वन शेयर होगा मार्केट वैल्यू जो है, अच्छा वाह, मैंने भी 200 ही लिया था, प्लस जो उसकी दलाली होगी ब्रोकरेज। अब ये ब्रोकरेज कैसे निकालेंगे, देखो मैं बताती हूँ, पहले तो ये रफ कर ये, एक मिनट, हाँ ये अभी तो नहीं लगेगा, ये जीएसटी और ब्रोकरेज नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे डिस्कशन नहीं हुआ है। तो परचेज वैल्यू क्या हो जाएगा शेयर का, तो मार्केट वैल्यू जो है उसका वो, प्लस दलाल को दलाली भी देनी पड़ेगी, है ना। तो चलो हमारे पास मार्केट वैल्यू तो है 200, बट ब्रोकरेज कैसे निकालोगे, तो अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हमने ब्रोकरेज निकाला था, तो ब्रोकरेज पर शेयर, एक ही शेयर की बात हो रही है वैसे, तो वो हो जाएगा रेट ऑफ ब्रोकरेज, यानी कि 0.3% लेता है ऑफ मार्केट वैल्यू। ठीक है, ऑफ मार्केट वैल्यू, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, यानी कि 0.3 रुपीज। बहुत कम अमाउंट लग रहा है ना आपको, जो कि यस कम ही है, एक शेयर के पीछे है ना, तो कम ही लेंगे ऑब्वियसली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परचेज वैल्यू ऑफ वन शेयर विल बी, जो मार्केट वैल्यू है प्लस दलाली, यानी कि 0.3। ठीक है, तो 200 प्लस 0.3, देखो प्लस ऐसे करना, नहीं तो बहुत बच्चे गलत प्लस करते हैं, तो 200.3 इज द आंसर, 200.3 रुपीज इज द आंसर। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आपको सब सिखा देगा, क्योंकि इसमें कुछ अलग ही बात है, इसमें क्या है, बाइंग भी है, सेलिंग भी है, इसमें बी है और एस है। ठीक है, तो देखो अब इसको अच्छे से समझना, फिलिंग द ब्लैंक्स गिवन इन द कॉन्ट्रैक्ट नोट ऑफ सेल परचेस ऑफ द शेयर, बी मींस बाय, एस मींस शेयर। तो अगर मैं पहले इधर बाइंग वाला करती हूँ कि नंबर ऑफ शेयर हम लोग 100 खरीद रहे हैं, ठीक है, और मार्केट वैल्यू जो शेयर का है वो, ये मत देखो अभी तुम लोग,
ऊपर वाला देखो, एक शेयर का मार्केट वैल्यू 45, तो टोटल वैल्यू क्या हुआ शेयर का, फिर ब्रोकरेज कितना पे करोगे, और 9% सीजीएसटी 9% एसजीएसटी होगा, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग को क्या पता है 18% जीएसटी है ब्रोकरेज के ऊपर, बरोबर। तो 18 का आधा 9 और 9 है ना, और यहाँ पे जो दलाल है वो जीएसटी लेता है, ठीक है, ये याद रखो। अगर जीएसटी का वैसे ही आया ना, मतलब समझ जाने का। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा देखो, अगर हम बाय करने जा रहे हैं, खरीदने जा रहे हैं, हम 100 शेयर हमने खरीदा है, तुम लोग यहाँ पे फॉर्मूला विजुअलाइज करना, मैं जो बोल रही हूँ ध्यान से सुनना। मैं क्या बोल रही हूँ, यहाँ पे क्या होगा, जो परचेज वैल्यू होगा, परचेज वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू जो ये रहेगा परचेज वैल्यू जो होगा वो होगा टोटल वैल्यू प्लस ब्रोकरेज, प्लस ब्रोकरेज और प्लस जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, ठीक है, जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। तो ये हमारा फाइनल है। देखते हैं अभी 100 शेयर्स अगर हम खरीदने जा रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले टोटल वैल्यू निकालते हैं। टोटल वैल्यू का फॉर्मूला होगा, टोटल वैल्यू कितना हो गया, मतलब कि जो है नंबर ऑफ शेयर 100 इंटू मार्केट वैल्यू यानी कि 45, यानी कि 4500 रुपीज टोटल वैल्यू है। ये वैल्यू में हम शेयर्स को खरीद सकते थे 100 शेयर्स को, लेकिन कब, जब हम दलाल के थ्रू नहीं जाते, डायरेक्ट जाते तो इतने में मिल जाता, बट अब दलाल को दलाली देनी पड़ेगी। तो चलो आ जाते, तो यहाँ पे 0.2% लेता है, तो यहाँ पे लेंगे। तो ब्रोकरेज क्या होगा, ब्रोकरेज का फॉर्मूला है, ब्रोकरेज कितना होगा, रेट ऑफ ब्रोकरेज जो है दैट इज 0.2% ऑफ टोटल वैल्यू। क्योंकि अभी एक हम लोग देखो, हम लोग एक शेयर के पीछे कितना दलाल मिला, एक शेयर के पीछे कितना मिला, उसके बाद 100 शेयर के पीछे कितना मिला, ऐसा डबल डबल गेम क्यों करें, डायरेक्ट निकालते हैं ना अभी, कि टोटल जो अमाउंट टोटल हुआ उसके ऊपर उसका जो 0.2% होगा वो दलाल जाएगा, दलाली मिलेगी। तो 0.2% ऑफ 4500 निकालो, तो ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, तो 45 का हाफ, समथिंग लाइक दैट, 0.2 मतलब हाफ नहीं होता है, सॉरी। तो 45 इंटू 0.2 करेंगे, तो 2 5 10, 2 4 8 और ये 9, तो 0, ये 0 और 0, तो मतलब 090, तो पॉइंट आएगा यहाँ पे, मतलब 9 रुपीज है ये बेटा, 9 रुपीज है, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती है, और यहाँ पे पॉइंट तो मतलब नहीं है, तो 9 रुपीज दलाली गई, ठीक है। ओके, ये आ गया, ये आ गया हमको 4500, ये आ गया 9 रुपया। अभी हम लोग को क्या लगेगा, 9%, डायरेक्ट 18% निकाल सकते हैं, बट अभी 9% है, चलो। तो ये जो दलाली आई है ना, ये जो ब्रोकरेज है ना, इसके ऊपर पहले हम लोग निकालेंगे 9% सीजीएसटी, 9% ऑफ सीजीएसटी निकालते हैं। तो चलो 9% यानी कि 9/100 ऑफ 9, तो 9 9 होता है 81/100, इसका मतलब ये हो गया पीछे से यहाँ पे 0.81, ओके रुपीस, तो ये है 0.81 रुपीस, तो ये भी उतना ही होगा 0.81 रुपीस। तो अभी टोटल वैल्यू ऑफ द शेयर्स क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये जो 100 शेयर्स जो है वो बाय कर रहे हैं, तो उसका परचेज वैल्यू क्या हो जाएगा, तो वो देखते हैं। तो मैंने तो फॉर्मूला आपको नीचे लिख के दिया है, तो परचेज वैल्यू ऑफ शेयर, परचेज वैल्यू ऑफ शेयर क्या हो जाएगा, परचेज वैल्यू ऑफ शेयर ऊपर कर देते, तो दैट इज इक्वल टू ये निकाल रहे हैं, तो उसका जो टोटल वैल्यू है प्लस दलाल को ब्रोकरेज 9%, 9 रुपीज सॉरी, और ये जीएसटी ऑन ब्रोकरेज है ना, एक्चुअली में दो पार्ट में डिवाइड हो गया अभी, इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे सीजीएसटी ऑन ब्रोकरेज प्लस एसजीएसटी ऑन ब्रोकरेज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीजीएसटी ऑन ब्रोकरेज हो गया 0.81 प्लस ये भी हो जाएगा 0.81, सबको ऐड कर दो, अभी आंसर आ जाएगा। तो यानी कि 4500 प्लस 9 प्लस 0.81, 0.81 प्लस 0.81, साइड में क्यों लिखा, क्योंकि पॉइंट के नीचे पॉइंट होता है, पता है ना आपको, हाँ। तो इसको पॉइंट डाल के 0 0 लिख दो, तो 1 1 + 1 2 होता है, 8 + 8 16 होता है, 9 10 होता है, ठीक है, पॉइंट लगा दो इधर, और ये 1 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है, तो आंसर है ₹451, सॉरी 4510.62 इज द आंसर, दिस इज द परचेज वैल्यू ऑफ 100 शेयर्स। और वैसे ही सेल है ना, एस मतलब सेल ना, तो सेलिंग के टाइम पे क्या होगा, बस सेम होगा कैलकुलेशन, बस इधर माइनस आएगा, इधर माइनस आएगा, और कुछ नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान रखो। तो अगर इसी क्वेश्चन के सेलिंग के क्वेश्चंस के करेंगे, तो सेलिंग वाला क्वेश्चन अभी आप करो, तब आपको समझेगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा, सेलिंग प्राइस, ये जो है ना, ये कैसे, इसका फॉर्मूला क्या होगा पता है, ऐसे होगा, इसका जो लास्ट में फॉर्मूला होगा ना वो ऐसे होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 75 शेयर्स को हम बेचने जा रहे हैं, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 75 शेयर्स इज इक्वल टू ये जो इनका टोटल वैल्यू आएगा, उसमें माइनस क्या होगा, दलाल को दलाली देनी पड़ेगी, और माइनस जीएसटी ऑन ब्रोकरेज,
जीएसटी ऑन ब्रोकरेज के जगह पे मैंने क्या बोला था, क्या लिखोगे, एसजीएसटी ऑन ब्रोकरेज प्लस सीजीएसटी ऑन ब्रोकरेज, एस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी ऐसा लिख देना। तो टोटल वैल्यू निकालो पहले। तो टोटल वैल्यू कैसे आएगा, टोटल वैल्यू इज इक्वल टू 75 शेयर्स को बेचने का है, एक शेयर 200 रुपए का है, तो 75 शेयर्स को जब बेचेंगे तो टोटल वैल्यू कितना हाथ में आएगा, तो 2 जीरो लिख दिया पीछे से, 75 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150, इसका मतलब 15,000 रुपए। ये 15,000 रुपए टोटल वैल्यू है। जब बेचेंगे तो इतना जेब में नहीं आएगा, इसमें दलाली भी देनी है। अब दलाली कितनी देनी है, तो उसको बोले कि ब्रोकरेज निकालना पड़ेगा। अभी दलाल को दलाली देनी पड़ेगी कितनी, 0.2%। तो 0.2% ऑफ 15,000 निकालो, तो ये कितना हो जाएगा, 2 जीरो गया, 2 जीरो गया। और यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो इसका ये एक 0 पॉइंट हटा देगा, इसका मतलब 2 इंटू 15 यानी कि 30 रुपीज, 30 रुपीज दलाली देनी पड़ी। ठीक है, अभी ये जो दलाली है इसके ऊपर 18% जीएसटी लगता है, तो 18 का हाफ हाफ 9 9 निकालते चलो, तो 9% ऑफ सीजीएसटी, तो 9% ऑफ सीजीएसटी यानी कि 9/100, 9% ऑफ 30। ठीक है, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो 27 अपॉन में हो जाएगा 10, तो यानी कि 2.7 रुपीज। ठीक है, तो ऐसे देखो ये सब आ गया, अभी ये आ गया है रुपीज 15,000, फिर ये आ जाएगा रुपीज 30, फिर ये आ जाएगा 2.7 रुपीज, ये भी आ जाएगा 2.7 रुपीज। अब ये निकालने का ये फॉर्मूला है। तो टोटल वैल्यू है 15,000, उसमें से माइनस दलाली करेंगे और उसके बाद ये, तो रुको इसमें मैं ना भाई नहीं करूंगी, इसमें आराम आराम से प्लस हो जाता है साथ में, माइनस साथ में नहीं हो जाता है। 15,000 में से हम लोग को 30 दलाली को देना पड़ा और -2.7 और -2.7 करना पड़ा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, दो दो को साथ में सॉल्व करेंगे, इन दोनों को करेंगे, इन दोनों को करेंगे। तो 15,000 में से 30 निकालोगे तो 14,070 बचेगा, बरोबर। और तो ये मैंने क्या लिख दिया, क्या गंदा लिखा है, 14,070, वाह, 14,970 बचेगा, है ना, ऐसा होगा ना। और यहाँ पे माइनस माइनस बेटा प्लस होता है, तो माइनस मत कर देना इनको, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये हो जाएगा 5.4, क्योंकि 7 7 होता है 14, और ऐसे कर लो और ग्रेटर नंबर साइन माइनस। तो 14,970 में से हम ये निकालेंगे 5.4 निकालेंगे, तो ये हो जाएगा, ये 10, ये 9 और ये 6, तो 1496 और ये 4.6, तो 14,964.6 रुपीज इज द आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ ऐसे, तो राइट है कि नहीं वो भी तो देखने दो। ये हमारा टेक्स्ट बुक है, चलो ये टेक्स्ट बुक है, और इसमें हम लोग को ये थोड़ा सा, आप एमसीक्यू इसके जरूर करना, कुछ नहीं कर रहे हो तो एमसीक्यू जरूर करना। एक बार हम लोग देख लेते हैं कि क्या हमारे आंसर्स राइट है कि नहीं है। 64.60, 64.60, 64 पॉइंट, हाँ 64.60। मैंने बोला था ना पॉइंट के बाद जीरो नहीं लिखा तो गलत नहीं है, प्लीज आप ये मत सोचना मिस गलत हो गया, जीरो नहीं है, नहीं वो राइट है एकदम। और इसका है 4,510, सॉरी हाँ 4,510.60 बरोबर है। चलो डन, किसी को कोई डाउट है। चलो तो मैं आपको कुछ होमवर्क देती हूँ अभी, आप कुछ होमवर्क कर लो, ज्यादा आप लोड मत लो, प्रेशर मत लो। सब लोग नीचे मुझे इसका कमेंट करो और एक दूसरे की हेल्प करो, तो इसको जल्दी से सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करो और मुझे कमेंट में इसका आंसर दो। चलो कम ऑन फास्ट। और एक बात, और एक बात, मैं चाहती हूँ कि प्लीज आप लोग ये एमसीक्यूज करके जाओ। मैं 2 मिनट आपके साथ एमसीक्यूज डिस्कस करती हूँ 4B के, नहीं तो देख आप लोग को भागना है तो भागो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपके लिए कर रही हूँ मैं, बोर्ड एग्जाम है अभी और आप लोग के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो प्लीज देख के जाओ अभी, क्योंकि एमसीक्यूज क्या है ना, बहुत बच्चों का इसमें ऑलरेडी हालत टाइट है ये वाले चैप्टर में, तो एटलीस्ट मैं आपका फटाफट ये करवा देती हूँ। एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव्स जितने अच्छे हो जाएंगे ना तो उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, क्लियर हुआ। तो लेट्स स्टार्ट विद द एमसीक्यूज एंड देन वी आर डन। उसके बाद मैं भी जाती हूँ क्योंकि आप लोग का ज्यादा टाइम लेना नहीं है मुझे, तो फटाफट 4B के एमसीक्यूज निकाल लो सब लोग। हाँ चलो फर्स्ट वन सॉल्व करो सब लोग। इफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज 100 एंड द मार्केट वैल्यू इज 75, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑब्वियसली तुम पहले सोचो, तुम लोग सोचो, ऑप्शन है ही नहीं। अगर फेस वैल्यू 100 है और मार्केट वैल्यू कम हो गई है, इसका मतलब शेयर डिस्काउंट में है और 25% के डिस्काउंट में है, तो शेयर इज ए डिस्काउंट ऑफ 25, बस बी इज द आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिविडेंड रिसीव पर शेयर ऑफ फेस वैल्यू 100
सॉरी ऑफ फेस वैल्यू 10 इफ द डिविडेंड डिक्लेयर इज 50%, मतलब कि कितना अमाउंट ऑफ डिविडेंड रिसीव पर शेयर। तो हम लोग का फॉर्मूला है ना डिविडेंड पर शेयर का फॉर्मूला, तो डिविडेंड पर शेयर इज इक्वल टू रेट ऑफ डिविडेंड जो है 50% ऑफ फेस वैल्यू, क्योंकि फेस वैल्यू के ऊपर, तो 10 का 50% कितना होगा, 5 होगा ना, तो यहाँ पे 5 रुपीज, ठीक है। तो 5 रुपीज इज द आंसर, किधर है ये, तो नेट असेट वैल्यू वाला क्वेश्चन आया। द नेट असेट वैल्यू ऑफ अ यूनिट इन म्यूचुअल फंड स्कीम इज रुपीज 10.65, देन फाइंड द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बाय 50 सच यूनिट। तो तुम लोग को मैंने फॉर्मूला दिया है, टोटल फंड वैल्यू, टोटल फंड वैल्यू जो चाहिए रहेगा उसका फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ यूनिट, तो कितने यूनिट बाय करने हैं 500 इंटू नेट असेट वैल्यू ऑफ 1 यूनिट, तो द नेट असेट वैल्यू कितना है एक का 10.65, तो टोटल फंड वैल्यू कितना चाहिए रहेगा कि अगर मुझे हमको 500 यूनिट बाय करने हैं और एक यूनिट का जो नेट असेट वैल्यू है वो इतना है, तो 500 यूनिट बाय करने के लिए कितना फंड चाहिए, कितना अमाउंट चाहिए, तो ये फॉर्मूला दिया है ना तुमको, तो तुमको दिया था, याद रखो, ये 2 जीरो इसका पॉइंट हटा देगा, तो मतलब 5 इंटू 1065 कर लो, तो 5 5 25, 5 6 30 और ये 32, फिर यहाँ पे ये 3, 5 1 5, तो इतना फंड वैल्यू चाहिए रहेगा 5325, 5325, 5325। अच्छे से देखो, बहुत कंफ्यूज किया है हम लोग ने, ध्यान रखना इसका। द रेट ऑफ जीएसटी ऑन ब्रोकरेज इज 18%, याद रखना ये। टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन शेयर एट द टाइम ऑफ बाइंग, द अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज ऑन एंड द जीएसटी टू बी डैश ऑन द मार्केट वैल्यू। देखो मैंने तो तुमको बोला था बाइंग के टाइम पे क्या होता है, जब हम खरीदने जाते हैं तो जो अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज है वो ऐड होता है मार्केट वैल्यू में, इट इज एडेड, है ना। देखो परचेज वैल्यू ऑफ वन शेयर क्या होता है, दैट इज मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज, तो एट द टाइम ऑफ बाइंग द अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज एंड जीएसटी ऑन ब्रोकरेज जो है इज टू बी एडेड ऑन द मार्केट वैल्यू, वो दोनों ऐड होते हैं, कौन, ब्रोकरेज और जीएसटी ऑन ब्रोकरेज दोनों ऐड होते हैं मार्केट वैल्यू में, और अगर यहाँ पे होता एट द टाइम ऑफ सेलिंग तब सब्ट्रैक्टेड आता, ठीक है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम आता। बस हो गया, चलो वाह क्या फटाफट हमने सॉल्व कर लिया। बाकी ये सब क्वेश्चन चिंटू मिंटू करके जाओ, ये वाला करके जाओ, ये वाला करके जाओ इसको, और ये वाला करके जाओ, हाँ ये वाला करके जाओ, ठीक, तो ये ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए, तो फिर आपको टेंशन नहीं है, और ये करो, तो नहीं आ रहा है तो टेंशन मत लेना, कुछ घबराना मत, थोड़ा तेल लगाने गया इतना किया है हमने, बड़ी बात है बहुत, ठीक है। पूरा वीडियो किसने देखा कमेंट में जरूर बता देना। अरे और भी क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा नहीं हो गया बच्चों के लिए, अरे कर लो कर लो। एक्चुअली में मैंने ये क्यों रखा है पता है आपके लिए, क्योंकि बहुत बच्चे इसको ऑब्जेक्टिव में ज्यादा इसका रोल है, तो ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव अच्छे से करो, बस ये होमवर्क दे रही हूँ मैं आपको, ठीक है, करो अच्छे से, टेंशन मत लो, अच्छे से करो, ओके क्लियर है। ट्राई करूंगी कि मैं आंसर आपको नीचे कमेंट में पिन कर दूं इसका आंसर, सो आई विल पिन द कमेंट, पिन में कमेंट में पिन कर दूंगी आंसर, तो आप क्रॉस वेरीफाई कर लेना, ओके चलो थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जाना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन लाइव सेशन बहुत मजेदार आने वाले हैं, तो रेडी रहना, बाय बाय, टेक केयर।